आज का जो पहला क्वेश्चन आ चुका वो ये कहता है कि भैया ये बता दो कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है सीईओ जो है वो कौन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑफिस में मेरा फोन रखा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। हाँ बहुत तगड़ा है, गजब का आंसर आ रहा है भाई बच्चों, एकदम तहलका मचा दिया आप लोगों ने, वाकई सच बता रहे हैं। तो याद रखना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक देखो ये भी आप सभी को पता है कि भारतीय मूल आप सभी को पता है, भारत में इन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी सब करी है। और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सीईओ कौन है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो सत्य नडेला इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ गया। अब ये समझो कि सिर्फ यहीं से नहीं चीजें आपसे, बहुत सारी चीजें आपसे जो है यहाँ से रिटर्न होंगी, बहुत सारी चीजें आपसे पूछी भी जाएंगी, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, कौन बता पाएगा भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब शुरुआत हुई। सबसे पहले कौन बता पाएगा बच्चा, ये ऐसा कौन सा बच्चा जो सबसे पहले बता पाएगा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये कब स्टार्ट हुई थी, जहां से आपके इसके सीईओ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, फाउंडर ऑफ बिल गेट्स वगैरह वगैरह, अच्छा ये कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए भैया जल्दी से स्टार्ट करिए, जल्दी से आ जाइए। तो आपको सभी को पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी था ये सन 1975 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत है भैया, तो सन 1975 ईस्वी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सन 1975 में शुरुआत हुई थी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे एक और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन, आज का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझना। क्वेश्चन उसने ये कहा कि भैया तुम ये बता दो कि गूगल के सीईओ कौन है। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन आपसे आज सभी के लिए आपसे पूछा गया था, है ना, गूगल के बारे में क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन, जो पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समझिएगा गूगल के बारे में क्या है, गूगल क्या चीज नहीं है, क्या चीज समझिएगा। बहुत बढ़िया। तो गूगल का बोले तो सबको पता होता है कि सुंदर पिचाई साहब जो है वो गूगल कंपनी के सीईओ हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा था गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, तो आप लोग क्या बोलते हो, अल्फाबेट बोलते हैं, जो कि गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। हमने ये पूछा भाई ये जरा बता दो कि जो गूगल कंपनी है ये कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, ये कंपनी बनी कब थी, ये कौन बता पाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा, बहुत तगड़ा, अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो जो गूगल कंपनी है ना, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 1900 कितना, हाँ अल्फाबेट है, बहुत तगड़ा, 1998 में इसके स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 1998 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ गया, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते भैया। अगले आपसे भी पूछा गया, जो आज फिर पहले वाले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, फेसबुक के सीईओ कौन है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बताने की भी जरूरत पड़ेगी भाई, फेसबुक के सबको पता है फेसबुक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसके जो सीईओ कौन है भैया, मार्क जकरबर्ग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मार्क जकरबर्ग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सेशन में, क्या इंपॉर्टेंट है, फेसबुक क्या इंपॉर्टेंट है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट ही है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि भाई फेसबुक कब आपको याद था, ये नहीं, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई याद रखिएगा फेसबुक की स्थापना बहुत बढ़िया सन 2004 में हुई थी। और आपसे अगर पूछा जाएगा भैया ये बता दो कि जो है इसके संस्थापक कौन है, तो आप सभी को पता है जकरबर्ग इसके संस्थापक और सीईओ भी है। और इसका ऑफिस कहां पे, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसका ऑफिस है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे अपन लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है भाई, जरा जल्दी से आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है भाई लोग के सामने, यार यूट्यूब के सीईओ कौन है। लो ये भी एक क्वेश्चन सिंपल सा है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यूट्यूब इसके सीईओ कौन है, बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा फेसबुक का कौन हो गया, जकरबर्ग हो गया। तो अगर हम यूट्यूब की बात करेंगे तो देखो आप ऑप्शन से भी अलग अलग कर सकते हो। देखो ध्यान से ऑप्शन से कैसे, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल, जैक डॉर्सी ट्विटर, तो बची कौन, सुजान वास्की। ये क्या होगा, ये आपके यूट्यूब की, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये क्या हो गई, यूट्यूब की आपके सीईओ हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाएगा। अब बात आती है कि सर जी ये बता दो कि यूट्यूब कब शुरुआत हुआ था भारत पूरे विश्व में। तो यूट्यूब कब शुरुआत हुआ था, याद रख लेना सभी बच्चे, सन 2005 में यूट्यूब शुरुआत हुआ था। क्लियर भैया। अच्छा गूगल कब आया था, तो गूगल आया था सन 1998 ईस्वी, ठीक है, दोनों बात क्लियर हो जाए। सन 2005 में यूट्यूब आया था, ओके, जिस पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है एप्पल के बारे में। एकदम आसान क्वेश्चन, एप्पल के सीईओ कौन है, एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा। ऑप्शन हटाते हैं, चलो ऑप्शन हटाने का मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। ऐसे तो जान जाओगे ना, जेफ बेजोस किसका, अमेजॉन का हो गया। और स्टीव जॉब्स सभी को पता है एप्पल के हैं, लेकिन अभी वो नहीं है क्योंकि आपको पता ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या करेंगे, टिम कुक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका टिम कुक जो हो गया वो एप्पल के सीईओ हो गए अभी इस समय के। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछा सकते हैं आप सभी से कि ये बताओ तो भैया एप्पल की स्थापना कब हुई थी, जो एप्पल कंपनी थी वो कब शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। हाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही जिंदाबाद, बहुत ही तगड़ा। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्विटर के सीईओ कौन है, अभी हमने इनके बारे में डिस्कस किया कुछ ही सेकंडों पहले, अभी हमने इनके तुरंत बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में, ट्विटर के सीईओ के बारे में।
हाँ सिंपल सी बात है। तो ट्विटर के सीईओ कौन है? सभी को पता है कि भाई ट्विटर के जो सीईओ सुंदर पिचाई साहब तो है नहीं, तो कौन है ट्विटर के सीईओ? तो जैक डॉर्सी। कौन है भाई? जैक डॉर्सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी के समझ में? और सी भाई जैक डॉर्सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलो ठीक है, सबको पता है, देख लो। और एक विवाद भी हो गया था इनका जो है पूरे चुनाव को लेकर, और चुनाव में क्या कहते थे, लोग कमेंट डिलीट करते थे, बट बहुत सारे कमेंट डिलीट नहीं होते थे ट्विटर पर, तो उसके लेके विवाद भी हो गया था। व्हाट्सएप, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप के सीईओ कौन बता पाएगा भाई? जरा जल्दी से कमेंट करो, सबके सब जरा जल्दी से बता दो। क्या हमने पूछा? व्हाट्सएप। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बताओ भाई कि व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी? पहले तो ये बात करेंगे, और ये बताओ दो व्हाट्सएप के सीईओ कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा समझते हैं कौन है भाई। तो याद रखिएगा व्हाट्सएप के कौन है? जॉन कॉम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये व्हाट्सएप के सीईओ। देखो व्हाट्सएप भी फेसबुक के अंतर्गत ही है, और इंस्टाग्राम भी फेसबुक के अंतर्गत ही है, लेकिन फेसबुक के जो सीईओ वो जकरबर्ग हैं, और अगर व्हाट्सएप की बात करेंगे तो जॉन कॉम। तो हम रिलेट कर सकते हैं, जकरबर्ग जॉन कॉम रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक भी इन्हीं का है और व्हाट्सएप आपको इंस्टाग्राम भी इन्हीं का है। तो जकरबर्ग से हमने जॉन कॉम रिलेट कर दिया। क्या किसी बालक बालिका को कोई परेशानी? नहीं ना। तो हमने कहा यार व्हाट्सएप शुरुआत कब हुआ था? चलो सीईओ तो सभी को पता है, शुरुआत कब हुआ था भारत में? हाँ याद रखिएगा, व्हाट्सएप शुरुआत हुआ था सन 2009 में। कब हुआ था भाई? 10 वाले बच्चे पटक के मार खा जाओगे। कब शुरुआत हुआ था? 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत हुई थी, और इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट्सएप हो गया। क्लियर भैया? तो जकरबर्ग से जॉन कॉम मिला। नेक्स्ट पे आ जाते भाई। इंस्टाग्राम, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जरा जल्दी से बताओ। अपने कॉपी में नोट करते चलना, हमेशा नोट्स बनाते रहा करो। क्लास देख रहे हो, फ्री में क्लासेस चल रही तो नोट्स बनाते रहा करिए। इंस्टाग्राम भाई सुंदर पिचाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इंस्टाग्राम के कौन है? सभी को पता हो जाए, केविन सिस्टोम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या होगा? इंस्टाग्राम के सीईओ हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमने क्या पूछा? इंस्टाग्राम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो व्हाट्सएप कब शुरुआत हुआ? 2009 में शुरुआत हुआ। अब जब व्हाट्सएप शुरुआत हो तो लोगों ने अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर दिया। यार ऐसे भी बात कर सकते हैं, ऐसे भी लोग अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम तुरंत व्हाट्सएप के 1 साल बाद आ गया, बोले तो 2010 में आ गया। क्या बात क्लियर हो गया? तो केविन सिस्टोम, ये क्या होगा? इंस्टाग्राम। अब देखो याद कैसे करोगे, ध्यान से समझना। क्या यहां पे ग्राम और ट्रॉम कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है थोड़ा सा कि नहीं दिख रहा है? बोलो भाई, है ना? ये केव सिस्टम नहीं देगा, है ना? वो केव नहीं देगा, केव नहीं देगा, ये तो ऑप्शन बनाया गया खाली। तो ये देखो ग्राम और ट्रॉम, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? नेक्स्ट पे चला जाए कि ना चला जाए? चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या कहता है। विकिपीडिया, हर चीज सर्च करने का आपको पता है कि पूरा कंप्लीट है वो। तो विकिपीडिया साहब के जो है वो सीईओ कौन है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा। हमने क्या पूछा भाई? विकिपीडिया। बहुत शानदार सा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना? आराम से क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबके सब कर लोगे। तो भाई देखो विकिपीडिया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या होगा? केविन सिस्टोम। समझते चलते हैं। सिस्टोम, इंस्टॉम, यानी इंस्टाग्राम के कौन हो गए? केविन सिस्टोम हो गए। सबको बात पता चल गया। सुंदर पिचाई साहब गूगल के हो गए। जिमी वेल्स, ये क्या है? ये विकिपीडिया के संस्थापक, ये विकिपीडिया के सीईओ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा। नाम भी सोचो कितना इनका खतरनाक है, जिमी वेल्स। अब हमने कहा भाई ये बता दो विकिपीडिया की शुरुआत कौन हुई थी? कौन बच्चा कमेंट करके बता पाएगा सबसे पहले कि सर इस समय विकिपीडिया की शुरुआत हुई थी? हाँ, तो विकिपीडिया की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा सन 2001 ईस्वी में। यानी गूगल आया 1998 में, और विकिपीडिया 3 साल बाद 2001 में आ गया, और फिर 2005 में आ गया कौन? फेसबुक राम। फिर आ गए आपके यहाँ पे यूट्यूब, फिर आपके पास आ गया कौन? इंस्टाग्राम, और विकिपीडिया आ गया यहाँ पे। अरे क्लियर है भाई? नेक्स्ट पे आ जाओ। याहू, याहू के सीईओ कौन है? जरा जल्दी से बताओ क्या होगा? याहू, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? तो केविन सिस्टोम इंस्टाग्राम के हो गए, सुंदर पिचाई गूगल के हो गए, जिमी वेल्स विकिपीडिया के हो गए। तो बच्चा कौन? सिर्फ एक बच्ची, जो कि बच्ची है मरीसा मेयर। ये क्या हो गई? याहू के सीईओ हो गई, है ना? तो याहू के सीईओ कौन हो गई? मरीसा मेयर। क्या सभी बालक बालिकाओं को क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कंफर्म हो गया? अरे कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? हाँ ठीक है, क्लियर है? मरीसा मेयर। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आ गया अमेजॉन। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है भाई? सिंपल सी बात है, समझ लेना। तो पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस साहब। वही क्या है? अमेजॉन के मालिक भी हैं, और वही अमेजॉन के सीईओ भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखते भाई क्या होगा। तो भैया जिन बच्चों के पास लाइक का बटन दिखाई दे रहा है वो बच्चे लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जी 1500 बच्चे लाइव हैं, लेकिन फिर भी 500 लाइक है। क्या बच्चों के अंदर इतना भी दम नहीं है क्या? बताओ, अपनी ही बेइज्जती अपनी मुंह से आप लोग करा रहे हो, कैसा लग रहा है आप लोग को? ठीक है, तो भाई कम से कम लाइक तो करी दो। जिन बच्चों में लाइक का बटन है कम से कम लाइक दो, ताकि दूसरा कोई बच्चा है तो उसे लगे कि हाँ यार मतलब है यहाँ पे बच्चे। ऐसा ना उन्हें लगे कि भाई ये बच्चों में तो दम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं इन बच्चों का, तो फिर लाइक ही नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आ गए, पढ़ लिए और बस काम खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं ना, बेइज्जती तो नहीं कराना ना, सिंपल सी बात हो गई। तो हाँ, तो बेइज्जती नहीं कराओ, कम से कम लाइक वगैरह कर दो। बहुत शानदार सा, बहुत खुश हो गए भैया जो कह रहे थे कि बच्चों में दम नहीं है।
आए खुश सबके सब। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। अलीबाबा के सीईओ कौन है? हमने कहा भाई किसको नहीं पता होगा, इन पे तो बहुत सारे जो है बातचीत आ चुके हैं अलीबाबा के बारे में। सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या होगा। तो अलीबाबा के सीईओ सिर्फ आप सभी को पता है डैनियल जांग अलीबाबा के जो क्या होगा यहाँ पे सीईओ होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अलीबाबा सीईओ, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे, बहुत तगड़ा बेटा। तो अलीबाबा के सीईओ कौन है? तो डैनियल जॉन्ग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये अलीबाबा के नए सीईओ हैं। और अलीबाबा के को फाउंडर कौन है? तो जैक मा होगा। तो भैया जो बच्चा ने बी बताया, जैक मा बताया, उनके लिए क्लैपिंग होगा, क्योंकि अगर कल क्वेश्चन आ गया होता सोचो आधी ज्यादा जनता तो इसी में छट जाती। तो अलीबाबा के कौन हो गए? डैनियल जॉन्ग। एक बार मन में जरा रिवीजन मारो, कौन हो गए भैया? डैनियल जॉन्ग हो गए। क्या सारी जनता को बिल्कुल क्लियर है? हमने कहा यार अलीबाबा कब खोजा गया था, कौन बता पाएगा? अलीबाबा कब स्टार्ट हुआ था? अच्छा ठीक है, छोड़ो अलीबाबा, पहले बताओ। तो हम बात करते थोड़ा सा अपने बारे में, गूगल के बारे में। तो गूगल कब शुरुआत हुआ था? गूगल कब शुरुआत हुआ था? बहुत बढ़िया, 1998 में। तो अलीबाबा कब आएंगे? एक साल बाद आ जाएंगे। कहेंगे भैया गूगल शुरुआत हुआ तो हम काहे ना शुरुआत करें? तो हम तुरंत एक साल बाद आ गए, 1998 के बाद 99 में वो स्टार्ट हो गया। तो गूगल 1998 में और अलीबाबा 1999 में। अरे बात जनता को क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी मैं रिपीट करवाऊंगा और याद करना होना चाहिए सबके सब, पटक के मार खाओगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां के सारे एम्प्लॉयज का सारा प्रोफाइल पड़ा होता है। लिंक्डइन जो है वो किसकी कंपनी आपसे पूछा गया। अब देखो कैसे समझोगे ऑप्शंस के थ्रू। सिस्टम इंस्टाग्राम के हो गए, जेफ बेजोस अमेजॉन के हो गए, जिमी वेल्स विकिपीडिया के हो गए। तो लिंक्डइन के कौन साहब बचे? रेयान रॉस लिर्की। आपको यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो रेयान क्या हो गए? लिंक्डइन के हो गए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई सभी जनता को? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। ये बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। फ्लिपकार्ट के सीईओ, फ्लिपकार्ट, चलो भाई जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ भाई फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा जो फ्लिपकार्ट के सीईओ उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति साहब। ये फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाएगा 100%। जो बच्चा अजय बंगा या बाकी सब बता रहा वो गलत हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट के कौन हो जाएंगे? कल्याण कृष्णमूर्ति। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया नोकिया के सीईओ, है ना? अभी नोकिया के ये तो पता है कि कौन ब्रांड एम्बेसडर है भाई, ये तो पता है सभी को। जरा बताओ नोकिया के सीईओ। नोकिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो नोकिया के सीईओ भाई केविन सिस्टॉम सभी को पता है, सुंदर पिचाई सभी को पता है, पेक्का लुंडमार्क, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, अभी हम इसके बारे में भी कराएंगे। लेकिन नोकिया के सीईओ आप सभी को पता है यही है। यही तो क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? कई सारे बच्चे कह रहे सर जी राजीव सूरी, गलत हो जाएगा भैया। पहले शिफ्ट में पहले दिन यही क्वेश्चन आया था कि नोकिया के सीईओ कौन है, और एक दिन पूछा गया था ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो नोकिया के सीईओ कौन हो गया? पेक्का लुंडमार्क, याद रखिएगा भैया, है ना भाई? इतना खतरनाक नाम है, इसी वजह से थोड़ी सी कम चलने का भी ऑप्शन है। ऐसे याद कर सकते हैं, खतरनाक नाम पे कम चलने का ऑप्शन है, इसी वजह से इतना खतरनाक नाम है। तो लोग कैसे खरीदेंगे? कहेंगे सीईओ कौन है, इतना नाम कोई बोल पाएगा, है ना? इसमें बहुत सारी चीजें बच्चे कर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, देखते हैं। पेटीएम करो, सीईओ कौन है? सभी को पता होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। पेटीएम, हाँ आलिया भट्ट जो है वो बिल्कुल आपको सभी सही में हो जाएगा। नोकिया के क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेटीएम के सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा जो पेटीएम कंपनी है वो 2010 में आई थी, और पेटीएम के जो सीईओ है वो उसके संस्थापक हैं, वही है, इन्होंने स्थापना भी करी थी पेटीएम के, और यही सीईओ भी हैं। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, मतलब अब आने वाले जो बच्चे जो पूरे के पूरे पीडीएफ को पढ़ेंगे सिलेक्शन 100% फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइज। हमने कहा बताओ वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? ये भी क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएगा है कि नहीं है? बहुत अच्छा। तो वॉलमार्ट के सीईओ के बारे में बात करेगा तो भाई देखो जैक मा तो हो नहीं सकते, आपको याद होगा कौन होगा? डॉग मैकमिलन। ये क्या हो गया? वॉलमार्ट के सीईओ। डॉग मैकमिलन, ये क्या है? वॉलमार्ट के। तो मैकमिलन वॉलमार्ट, मैकमिलन वॉलमार्ट, मैकमिलन वॉलमार्ट, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा हो पाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। इन्फोसिस के सीईओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, और इन्फोसिस के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि पेपर में जरूर आता है। इन्फोसिस बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। तो याद रखना इन्फोसिस बहुत पुरानी कंपनी है, और इन्फोसिस की जो स्थापना थी, कोई बच्चा बता पाएगा सोच के कि कब हुई थी? याद रखिएगा इन्फोसिस की स्थापना सन 1981 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1981 में। बहुत पुरानी कंपनी है। और अगर आपसे पूछा जाए इन्फोसिस के जो है आपसे सीईओ पूछा जाएगा तो सलील पारेख, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जल्दी से कॉपी में नोट करो। इन्फोसिस की स्थापना 1981, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई।
बीएसएनएल के सीईओ, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीएसएनएल के सीईओ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बीएसएनएल के सीईओ सबको पता होगा कौन है भैया, तो प्रवीण कुमार पुरवार, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या है, बीएसएनएल के सीईओ हो गए, क्या, प्रवीण कुमार पुरवार, ये बीएसएनएल के सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार। तो पी स्क्वायर प्रवीण पुरवार, प्री स्क्वायर प्रवीण पुरवार, ये क्या हो गया, बीएसएनएल के सीईओ हो गए। कर पाओगे पक्का जनता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। कहता है बताओ डेल के सीईओ कौन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, देखो जितने पूछा जा सकता हमने सब रख लिया, मतलब कुछ छोड़ा नहीं, ये बात याद रखना। तो डेल कंपनी जो है, उस कंपनी के जो सीईओ, देखो जैक मा हो सकते हैं क्या है, तो मैकमिलन आपने याद कर ही लिया। अब कौन बचे, माइकल डेल, तो यही क्या हो गया, डेल के सीईओ। देखो नाम में भी डेल और सीईओ भी क्या हो गए, डेल के हो गए। सबको लोग कर लोगे, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, देखते हैं आईबीएम के सीईओ कौन है, यानी आईबीएम जो कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी आईबीएम, सभी ने पढ़ा होगा आईबीएम के बारे में। तो आईबीएम जो कंपनी है, इसके सीईओ आपको याद रखना अरविंद कृष्णा जी, क्या है, इसके सीईओ हैं। कौन, अरविंद कृष्णा। ये आईबीएम कंपनी है, इसके सीईओ कौन है, अरविंद कृष्णा जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी जाएगा आईबीएम के बारे में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा लेकिन याद रखो, आईबीएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है ना, याद रखना। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईबीएम के सीईओ पूछा जाएगा, फुल फॉर्म भी क्या होता है, आईबीएम फुल फॉर्म बहुत तगड़ा याद रखना, क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये आईबीएम का फुल फॉर्म भी होता है, जो पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीईओ कौन है, अरविंद कृष्णा साहब, इसके सीईओ हो गए। नेक्स्ट पे विप्रो, विप्रो कंपनी तो सबको पता होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। विप्रो कंपनी के सीईओ सबको पता होना चाहिए भाई, याद रखिएगा, डेला पॉट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या है, विप्रो कंपनी के सीईओ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, विप्रो सीईओ। बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, थियरी डेला पार्ट, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा आंसर। देखो विप्रो जो कंपनी आपको पता है कि भारत में है, और इसमें थ्योरी वगैरह का काम कह सकते हैं कि ज़्यादा है, ये थ्योरी समझाओ, वो थ्योरी समझाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी नौकरी इन्होंने दिया। अजीब प्रेम जी साहब का है, सभी को पता ही है। तो कौन हो गया, थ्योरी डेला पार्ट इज द राइट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट बात है टीसीएस कंपनी। टीसीएस बोले तो रेलवे वाले बच्चों की तो जान ये कंपनी है ना, इन्हें खाली बताई दो कि टीसीएस में कौन नौकरी करता है, तुरंत जो है कहेंगे हमारा इसी में सर जी, वो करा दो, बात करा दो जरा सा। तो टीसीएस बोले तो टाटा कंसल्टिंग सर्विस, सभी को पता है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजेश गोपीनाथन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल कॉमन आंसर। सलील पारेख, क्या बात बिल्कुल क्लियर है। कल्याण कृष्णमूर्ति, क्या बात बिल्कुल क्लियर है। थियरी डेला पॉट, क्या बात बिल्कुल क्लियर है। तो भाई कौन हो गए, राजेश गोपीनाथन साहब टीसीएस के सीईओ हो गए, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते देखते क्या होता है। एडोबे, सभी ने पढ़ा ना, पीडीएफ वाला, जो जहां से पीडीएफ आप पढ़ने का सारा फॉर्मेट उठाते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, कि एडोबे के जो है वो सीईओ कौन है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं क्या होगा सही आंसर। तो एडोबे कंपनी की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे, सीएल शांतनु नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात आते हैं अरविंद कृष्णा, क्या सभी को याद है, नहीं याद, अभी मैं करा दूंगा फिर से। डॉग मैकमिलन, क्या सभी को याद है, नहीं याद है, मैं फिर से करा दूंगा। तो भाई एडोबे के कौन हो गए, शांतनु नारायण। एडोबे, देखो किसी चीज को एडॉप्ट कर रहे हैं, और जब किसी चीज को एडॉप्ट करते हो तो हमेशा शांति होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लगे पड़े हैं और चीजें सोच रहे हैं हमें सीख भी जाएंगे। तो हम किसी चीज को अगर अडॉप्ट करेंगे तो मन में शांति होना चाहिए। तो शांति के लिए ले आओगे शांतनु साहब को। तो शांतनु नारायण क्या हो गए, एडोबे के क्या हो गए, सीईओ हो गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। पेप्सिको कंपनी, है ना, पेप्सी आपको पता है, पेप्सी के साथ साथ अदर चीजें बनाने वाली पेप्सिको कंपनी, जरा जल्दी से बताओ किसका है। हाँ, तो पेप्सी कंपनी के सीईओ कौन है, तो लागुर्ता, रेवन लागुर्ता इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो पेप्सी की जो लागत है ना वो बहुत कम आती है, लेकिन उसको इतना महंगे में बेचा जाता है कि कंपनी में फायदा बहुत ज्यादा होने लगा है। इसी वजह से कंपनी दोबारा एक बार दिवालिया होकर फिर से उठ चुकी है। तो पेप्सी की लागत बहुत कम, कमाई बहुत ज्यादा। तो लागत कम बोले तो लागुर्ता यहाँ पे क्या होगा, इनके यहाँ पे सीईओ हो गए। क्या अभी जिंदगी में कभी भी भूलोगे क्या, नहीं ना। तो रेमन लागुर्ता, पेप्सी की लागत कम, तो ये क्या हो गए, पेप्सी के सीईओ हो गए। अरे जनता को बात क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन पे आते जरा देखते हैं क्या कहता है। ये बता दो भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका, कोका कोला के सीईओ कौन है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोका कोला के सीईओ कौन है। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। तो कोका कोला, सभी को बात पता है, कोका कोला। जरा आंसर भाई देखते हैं क्या हो जाएगा। तो जेम्स किस्की, क्या हो जाएगा, जेम्स किस्की इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये कोका कोला के सीईओ हो जाएंगे। कौन, जेम्स किस्की। हमने अरविंद कृष्णा पढ़ लिया, थियरी वाला पढ़ लिया। थियरी वाले किसके हैं, विप्रो के। विप्रो में थ्योरी बहुत समझाई जा रही है, तो थियरी वाले किसके हो गए, विप्रो के हो गए, सिंपल सी बात है। और जेम्स किसकी हो गए, कोका कोला हो गए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। यार पतंजलि के सीईओ कौन है, कौन बच्चा बता पाएगा, है पतंजलि के सीईओ कौन है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, किसकी हाँ मोहम्मद आसिफ। तो पतंजलि के सीईओ कौन है,
तो भैया बालकृष्ण साहब यहाँ के क्या है, पतंजलि के सीईओ हैं। सारा मामला इन्होंने ही संभाल रखा है, इनके पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, बाबा रामदेव से भी ज़्यादा। नेक्स्ट पे आ जाओ, रिलायंस कंपनी के सीईओ कौन है? अब बताओ इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या पूछा। देखो सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर और कई सारी चीजें। अभी हमने कंपनियों के सीईओ लिया हुआ, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने कहा छोटा टॉपिक उठाते हैं, मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, एक भी बच्चा भूले ना क्लास से बाहर। तो रिलायंस पूरी की पूरी किसकी, अंबानी साहब के। तो रिलायंस कंपनी के सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी साहब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेटफ्लिक्स तो आप लोगों ने बड़ी देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा उन्हें पता होगा कि आपके अनअकैडमी पे भी नेटफ्लिक्स के सीईओ साहब आ चुके हैं, जो कि उनका नाम है क्या? तो हेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। रीड हेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं। देखो खतरनाक प्राणी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये अभी हमने 29 क्वेश्चन आपके लिए लिए थे, लेकिन अब रिवीजन का सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जिंदगी में फिर ये क्वेश्चन भूले ना। तो क्या जनता रिवीजन के लिए तैयार है? अरे हाँ या ना, एक बार जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में रेडी बोल दो। और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं जो क्वेश्चन दूंगा तुरंत धनावन आंसर आने चाहिए, है ना। और हर चीज का अभी आपको जितनी चीजें मैंने आपको ट्रिक्स कराई, अभी आपको मजा आ जाएगा, अब आपको उसी ट्रिक का यूज होगा। ओके चलो अब समझते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके गाइज चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा, कौन बता पाएगा? जरा समझते हैं। ये बताओ भाई, फेसबुक के सीईओ कौन बता पाएगा? फेसबुक के सीईओ, फेसबुक, बहुत शानदार सी जनता है भाई ये तो फेसबुक के सीईओ कौन है भाई? सबको पता होगा, जकरबर्ग इधर राइट आंसर भी क्वेश्चन। हमने कहा ये तो हर कोई बता लेगा। ये बताओ फेसबुक खोजा, मतलब फेसबुक फाउंड कब हुआ था, फेसबुक आया कब था? तो 2004। जरा एक बार अपने कॉपी में नोट मारो, क्या 2004 में फेसबुक आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा नेक्स्ट पे आते हैं, अगला देखते कौन बता पाता है भाई। हमने कहा भाई जरा ये बता दो कि ट्विटर के सीईओ कौन है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, ट्विटर, जरा जल्दी से बता दो। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। तो भैया याद रखिएगा, ट्विटर आया था 2006 में, और ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। क्या नाम है भाई इनका? जैक डॉर्सी साहब जो है वो ट्विटर के सीईओ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। कब आया ट्विटर? 2006 में आया। कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है, अपने अपने हिसाब से भी नोट कर लो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। यार जरा मुझे कौन बता पाएगा आपसे कि याहू के सीईओ कौन है? एक भी एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। जरा भाई जल्दी जल्दी से बताओ कि याहू के सीईओ कौन है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। याहू के सीईओ के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएंगी? मारिसा मेयर। आपको पता, मुझे लगता है कि पहले ऐसी अभी वुमेन मिली हैं जिसमें सीईओ है किसी चीज की, है ना। अभी जितने हमने लिया था 29 क्वेश्चन जो टॉप के क्वेश्चन थे, जहां से पेपर में भी क्वेश्चन उठे हैं। तो याहू के कौन है? मारिसा मेयर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी की एकदम क्लियर, पक्का है? अच्छा ठीक है, अभी से आपको सब याद हो जाएगा। बताओ अमेजॉन के सीईओ सबको पता है, जेफ बेजोस। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है इसमें, टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते, सबको पता होना चाहिए। अलीबाबा के याद रखना, अलीबाबा के भाई आपको जैक मा याद होता है, वो गलत है। डेनियल जोंग क्या है? ये अलीबाबा के सीईओ हैं, ठीक है। क्या नाम है? डेनियल जोंग, ये अलीबाबा के सीईओ हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा सभी को पता होना चाहिए, लिंक्डइन के कौन है? रॉस लेस्की। क्या नाम है इनका? लिंक्डइन के रॉस लेस्की। जरा साथ में बोलते चलना, क्या हो जाएगा? रॉस लेस्की हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा चलो ये भी बात वही है। मुझे बताओ जल्दी से, जो पेपर में क्वेश्चन आप सभी क्या आया था कि भैया यहाँ पे फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत ही जबरदस्त। तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति जो है वो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। अच्छा ये बता दो, अजय बंगा साहब तो याद है ना, हाँ मास्टर कार्ड वाले, याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। हमने कहा भैया सर सबके छोड़ो, ये बताओ वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। क्या वॉलमार्ट जो कंपनी, उसके सीईओ कौन है? हाँ तो वॉलमार्ट के कौन है? तो मैकमिलन। अब याद हो जाएगा, पक्का है। मैकमिलन ही तो कोई भूल रहे थे कि नहीं भूल रहे थे? तो वॉलमार्ट मैकमिलन, वॉलमार्ट मैकमिलन, वॉलमार्ट मैकमिलन, ऐसे याद रखो, ऐसे सिंपल से कर पाओगे, ठीक है। पक्का है, पक्का। सबको याद हो भाई। अगला क्वेश्चन हमने पूछ लिया, ये बता दो बीएसएनएल के सीईओ कौन है? आपने कहा सर जी सलील पारेख तो इन्फोसिस के हो गए, और भैया ये तो हम किसी को जानते नहीं। आपने कहा था पी स्क्वायर, वो बीएसएनएल के हैं। तो प्रवीण कुमार पुरवार इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बीएसएनएल के सीईओ हो गए। अरे जनता को बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हमने कहा भैया ये बताओ, डेल का तो इजी है। आईबीएम के सीईओ कौन है? आईबीएम, आईबीएम सभी को पता ना, इंटरनेशनल। हाँ तो आईबीएम के सीईओ याद रखिए, अरविंद कृष्णा साहब। क्या हो गया? आईबीएम के। मैकमिलन वॉलमार्ट के सीईओ हो गए। सबको बात क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। टीसीएस के सीईओ, है ना, इंडियन कंपनी है तो कोई ना कोई इंडिया का ही व्यक्ति सीईओ होगा। टीसीएस का तो राजेश गोपीनाथन। अच्छा सलील पारेख किसके हो गए? इन्फोसिस के हो गए। कल्याण कृष्णमूर्ति सबको पता हो गया। थियरी किसके हो गए? विप्रो के हो गए। क्या जनता को बात क्लियर हो रही कि नहीं? एक बार बस रिवीजन करने की जरूरत रहेगी, पूरे के पूरी तरीके से उड़ा दोगे क्वेश्चन, ना उड़ाना तो कहना। पेप्सिको के सीईओ कौन है दादा लोग? पेप्सिको के सीईओ बहुत आसान सा। तो पेप्सी में लागत बहुत कम लग रही है, कमाई बहुत ज्यादा। तो लागुड़ता इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आ गया? हाँ तो लागुड़ता बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। हमने कहा ये बता दो पतंजलि के सीईओ कौन है?
हाँ, तो बल आपका पूरा पता चल गया। बालकृष्ण इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या हो गए? पतंजलि के सीईओ हो गए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे जल्दी से कि ये बता दो नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है भाई? नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है? हाँ बिल्कुल, तो रीड हेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या है? नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं। किसके? रीड हेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये नेटफ्लिक्स के सीईओ हो गए। ASCII पेपर का क्वेश्चन है ये, जरा समझ लो क्या है ये। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए कोड बनाया गया, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली ये चीज, तो उसका नाम रखा गया ASCII इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर है। देखो कैसे याद रखोगे, आस्की सुने हो हैं, तो उसी टाइप से याद रखना है ना, आस्की ही टाइप से याद रखना। इंफॉर्मेशन क्या होता है उसमें? इंटरचेंज होता है, ठीक है। उन्होंने अपना नंबर दिया, ये दिया, वो दिया, वगैरह वगैरह, तो आस्की कह सकते हो उसको। BCC क्या होता है? BCC मतलब हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखो ये आपका है क्या? ASCII, ये क्या आपका? BCC है। बोले तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है भैया? BCC है। हमने कहा बाइनैक क्या हुआ? तो बाइनैक मतलब बाई से क्या आया? बाइनरी आया। बाई से क्या हो गया? बाइनरी। तो बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या आपका? बाइनैक है, यानी कि ये बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे, बहुत इंपॉर्टेंट ये परीक्षाओं के लिए, जो पूछा ही जाएगा आपके पेपर्स में, बिना भी किसी दिक्कत के जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जरा समझते हैं। BIOS बायस क्या है? तो इनपुट आउटपुट जो सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही क्या होता है? यही आपका बायस होता है। क्या बोलते हैं भैया इसको? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। CC क्या होता है भाई? कार्बन कॉपी, यही क्या हो गया आपका? CC हो गया। CAD क्या होता है? कंप्यूटर एड डिजाइन, देखो यही है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यही क्या होता है आपका? CAD होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग CAD। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। कोबॉल, कोबॉल होता है आपका बिजनेस ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होता है ना। कोबॉल क्या आ रहा है? बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी बोले तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यही क्या होता है? कोबॉल होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। DNS क्या होता है? तो DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है भैया DNS? बोले तो डोमेन नेम सिस्टम, यही DNS होता है। ये आपका कोबॉल हो गया, ये आपका DNS हो गया, और ये आपके लिए जो अगला हम लोग करने वाले हैं वो हो गया जो कि आपका EPROM है। खाली रोम लिखा होता तो रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। एप मतलब होता है इरेजिबल प्रोग्राम जो है ना, क्या बोलेंगे? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही आपका EPROM है। यानी ऑप्शन नंबर आपका EPROM इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या पूरी जनता को बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन उठते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फैक्स, फैक्स मशीन आप लोगों ने देखा क्या होता है? फार अवे जीरोक्स, है ना। फैक्स, फैक्स मतलब फार अवे जीरोक्स। FTP भी आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही क्या होता है? FTP होता है। फॉरट्रान क्या होता है? फॉरट्रान आपका होता है कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यही क्या हो गया? फॉरट्रान मतलब बोले तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉरट्रान हो गया। आप लोगों ने GIF फाइल बहुत सुनी होगी, यानी GIF फाइल में थोड़ा सा क्या होता है? वीडियो भी होता है, थोड़ा सा आपकी चीजें होती है, थोड़ी सी ग्राफिक्स होती है। तो GIF क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है भाई? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यही क्या होता है? आपका GIF होता है। GSM आप लोगों ने सुना, GSM का सिम पहले आता था। GPRS आप लोगों ने सुना होगा, GPRS भी सुना होगा। तो GSM क्या होता था? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यही क्या होता है? आपका GSM होता है। हमने पूछा GPRS क्या होता है? तो GPRS क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है भैया? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, यही आपका GPRS होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल तरीके से, इसके हमने फोटोज और सब कुछ, आपको जब फाइल मिलेगी तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से फाइल मिलेगी, एक अलग ही लेवल आपको मजा आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। GPS बताओ भैया, GPS में हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे, सब पता चल जाता है कि नहीं? तो पोजीशन बताया जाता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यही क्या हो गया? GPS हो गया। HTTP पेपर का आया हुआ क्वेश्चन आ गया, क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है भैया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही आपका HTTP होता है। अगर HTML आ जाए, ये भी पूछा सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML एक लैंग्वेज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जबकि HTTP जो होता है वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसे इसी तरीके से HTTPS होता है, आप सभी को पता होगा, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो सेम सब उसी टाइप से हैं जहां से क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते क्या कहता है। ISP इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, वो ISP होते हैं। जो ये देखो ISP है, ये PC को ये इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो ISP मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करे, कौन सी? नेट की सर्विस।
जेपीईजी एक फोटो का फॉर्मेट होता है, तो फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जेपीईजी बोलता है। बोले तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यही हो गया जेपीईजी। अगला आ गया आईमैप। आईमैप मतलब क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। आईमैप मतलब क्या हो गया, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोग्राम, यही आपका आईमैप होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एम वाले इसके शब्दों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। MICR आप लोगों ने सुना है, MIPS आप लोगों ने सुना होगा, और MMS आप लोगों ने सुना होगा। तो MMS क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस जो होती है, मतलब जिसमें आपकी वीडियोस फॉर्मेट भी आ जाए तो वो MMS हो जाती है, मतलब मल्टीमीडिया सर्विस आपकी जो होती है वो MMS हो गई। MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इतनी MIPS स्पीड, या फिर इतना ये, या फिर इतना ये, कहते नहीं ऐसे MBPS होता है, उसी तरीके से MIPS हो गया, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MICR क्या होता है, तो आप सभी को पता है ये MICR मशीन होती है, जो आप लोग जब फॉर्म भरते हो तो इसी तरीके मशीन से वो चेक होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर रीड बोलेंगे, नॉट रीडर, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड इज द राइट आंसर द क्वेश्चन। ये क्या हो गया, MICR हो गया, जो पेपर में पूछा जाता है, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, देखते हैं क्या कहता है अगला टॉपिक। NOS क्या होता है, NOS मतलब होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये आपका एक NOS है, क्या है ये, एक NOS है, जो कि इसको नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कर रहा है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। PDF, ये जैसे जान लो, तो PDF मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म। भैया ये PDF है, उनके पास शेयर कर दो, भैया ये PDF है, उनके पास शेयर कर दो, तो पोर्टेबल हो गया एकदम, यहाँ लेके चलेगा वहां लेके चलेगा, ये वाला भी मतलब कह सकते हो। तो पोर्टेबल जो डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है वही PDF होता है। पैन, सभी को पता है पैन क्या होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क की क्या होता है, पैन होता है। लैन आप लोगों ने सुना होगा, वैन आप लोगों ने सुना होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम तो आप लोगों ने बहुत सुना, लेकिन प्रॉम क्या होता है ये बताओ, PROM, प्रॉम, PROM, प्रॉम क्या होता है, समझना मेरी बात को। प्रॉम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो रैम और रोम तो आप लोगों ने सुना, रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्या हो गया, प्रोग्रामेबल हो गया। जैसे वहां इरेजेबल हो रहा था, उसी जगह प्रोग्रामेबल हो गया। PNG फॉर्मेट भी सुना होगा आपने, तो PNG की तरीके से पिंग फॉर्मेट है। क्या है भैया ये, पिंग। पिंग क्या होता है, पैकेट इंटरनेट ग्राफर, पिंग, और ये पैकेट इंटरनेट ग्राफर, यही क्या हो गया, पिंग हो गया। SQL क्या होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यही क्या होता है, SQL होता है। देखो भैया लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये क्या है, पिंग है। पैकेट इंटरनेट ग्राफर, ये क्या है आपका यहाँ पे PROM है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यही तो आपका सिम है ना। ये बताता है कि भैया इनका ये आइडेंटिटी है, ये जो सब्सक्राइबर है इसका, जो इसको ले रखा है, उसका आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कौन बताता, सिम बताता है। नेक्स्ट पे आता है SMTP। क्या होता है SMTP, मतलब होता है कि जो मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करने का सिंपल तरीका है, जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसी को SMTP बोलते हैं। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है। देन आ गया आपके लिए SRAM। SRAM क्या होता है, रैम तो होता है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, S लग गया तो स्टैटिक हो गया, P लग गया था तो प्रोग्रामेबल हो जाता। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, TCP क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यही क्या होता है, TCP होता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा और जो आया भी है पेपर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कहाँ पूछा गया था, आइसोलेटेड वाली कैटेगरी में पूछा गया था। इसी तरीके से URI भी पूछा जाता था, है ना। तो ये आइडेंटिफिकेटर हो गया, है ना, या फिर आइडेंटिफायर हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। तो ये लोकेटर हो गया आपका, ये रिसोर्स लोकेट करता है और ये रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आपका देखो URL हो गया, तो ये क्या करता है, आपके रिसोर्स को लोकेट करता है कि भाई यहाँ पे रिसोर्स है, और ये क्या करता है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ से रिसोर्स आया है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई अगला, USB क्या होता है। USB देखो भाई, USB होता है, आप सभी को पता, किसी भी सिस्टम के किसी भी चीज के बाद कोई USB आता है, मतलब कहीं भी लगा दो USB को, हर लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में, हर जगह दे रखा है, यानी यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यही क्या हो गया, USB हो गया। जैसे आप देख सकते हो ये क्या है, USB है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, www, कुछ भी खोजना हो, www. समथिंग लगाते चले जाओ, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। सिंपल से क्वेश्चन हो गया। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, फ्री में चला रहे हैं, वाईफाई चला रहे हैं मतलब वायरलेस है। ऐसा नहीं, पहले होता ना कि लैंड लाके खोजते हैं, तार लगाते थे पहले, एकदम वाईफाई हो गया, वाईफाई के थ्रू ऑन कर दो, वायरलेस चलाओ, एकदम वायरलेस फिडेलिटी। इधर राइट आंसर भी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगला आ जाओ भैया, WPA और WLAN क्या होता है। WPA मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एसेस, ये आपका WPA हो गया, वाईफाई प्रोटेक्टेड एसेस। ये आपका LAN हो गया। LAN मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन अगर वही चीज WLAN हो जाएगा तो आप कहोगे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बस और कुछ नहीं कहोगे, बस इतना ही बोल दोगे।
तो ये दोस्तों आप सभी के लिए हमने कुल मिला के 41 ऐसे एब्रिविएशन जो आपके कंप्यूटर क्षेत्र के हैं जो कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगा यार पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, जैसे HTTP पूछा गया, यूआरएल पूछा गया, सिम पूछा गया, ASCII पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने कहा सब कवर करते बच्चों के एक भी नंबर ना छूटे। सबसे पहला जो बहुत ही फेमस है, जो पेपर में आ भी चुका है, क्या इसके महासचिव के बारे में पेपर में पूछा गया था, जनरल सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र के बारे में समझते हैं क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो नाम में ही क्या आ रहा है इसका, यूनाइटेड नेशंस आ रहा है। तो भाई अगर यूनाइटेड यानी संयुक्त राष्ट्र की बात आ रही है तो सीधी सी बात है न्यूयॉर्क बोली तो यही सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बात आ रही है। अच्छा, अगर बात किया जाएगा इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। कभी कभी पूछता है कि यहाँ पे भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जैसे हर राष्ट्र से क्या होते हैं वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उस राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं, तो कौन है याद रखिएगा, TS त्रिमूर्ति द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये यूएन में भारत के प्रतिनिधित्व है, यानी भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक चीज हमने याद रखा क्या, संयुक्त राष्ट्र यूएन का जो मुख्यालय वो कहां पे है, एन से दिखा तो न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात किया। देखो ये PDF आपको मिल जाएगी, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो वर्ल्ड बैंक 1944 में पहली बात तो इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC। ये वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है। भाई आपको पता है यार अमेरिका में न्यूयॉर्क लोग मैक्सिमम जानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग वाशिंगटन के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का कहां पे हो गया, वाशिंगटन DC द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये वर्ल्ड बैंक का हो गया। डेविड मालपास इसके क्या है, हेड है, बोले तो इसके अध्यक्ष है, बोले तो इसके प्रेसिडेंट है। ये आपका वर्ल्ड बैंक हो गया। तो मैंने अगर पूछा यूएन का क्या होगा, आप कहोगे सर जी तुरंत न्यूयॉर्क हो जाएगा। हमने कहा वर्ल्ड बैंक का क्या होगा, आप कहोगे सर जी ये तो वाशिंगटन DC हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना वर्ल्ड बैंक, तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, अगली बात पे आते हैं। हमने कहा यूनिसेफ, जरा बताओ भाई इसका क्या होगा। तो आपने कहा सर जी यूनिसेफ में भी ना दिखा, इसका मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी क्या दिखा था, ना दिखा था, तो उसका भी क्या हो गया था, न्यूयॉर्क हो गया था। हमने कहा एक चीज जरा बताओ यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे सर जी इनका अध्यक्ष कौन है, हेनरिटा और H4। क्या नाम है इनका, हेनरिटा H4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यूनिसेफ के क्या हो गया, अध्यक्ष हो गए। अच्छा 44 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, तो तुरंत ही 2 साल बाद क्या हो गई आपके लिए, यहां पे 46 में इसकी स्थापना हो गई। फुल फॉर्म भी पूछा सकता है यूनिसेफ का, तो क्या है, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या हो गया, यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो गया। तो यहां भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते भैया, जरा देखते हैं। फिर से बात संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, तो भैया क्या हो जाएगा इसका, न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोले तो UNDP, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1965 में स्थापना, अध्यक्ष कौन है, अकीम साहब यहाँ के अध्यक्ष है, जो कि ब्राजील से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा कर लोगे। अच्छा आ जाता है अगली बात पे। फिर हमने कहा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम, पूरे विश्व की बात हो रही ना, और खाद्य की बात है तो ऐसे शहर में होके खाएंगे जहां थोड़ा मौज मस्ती भी हो पाए आराम से। इटली, रोम, इससे ज्यादा अच्छा शहर क्या हो सकता है, तो रोम इसका क्या हो गया, आपका मुख्यालय हो गया। और प्रमुख कौन है, डेविड मालपास उसके थे, यहाँ डेविड विजले हैं, यानी आपका डेविड विजले यहाँ पे क्या हो गया, प्रमुख हो गए। वीडियो को 2-3 बार जब रिपीट करके देखोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। और टेलीग्राम पे जब जाओगे, नीचे लिंक रखा, तो वहां से PDF तो आपको फिर चुटकियों में सब चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ चीजों को पढ़ना, ज्यादा ज्यादा रिवीजन करना, वीडियोज को ज्यादा ज्यादा समझना, ठीक पक्का। नेक्स्ट पे आ जाओ। UNDP का स्थापना 1961 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस समय UNDP की स्थापना हुई थी। फिर खाने की बात, तो फिर बोले क्या हो जाएगा, मुख्यालय रोम हो जाएगा। 1945 में स्थापना, और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा किसका, FAO का, बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यही क्या है, FAO है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य बोले तो जीना, स्वास्थ्य बोले तो जीना, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या हो गया, जीना। जीना बोले तो जिनेवा, इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी की समझ में आ गया। तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोले तो स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो स्वास्थ्य बोले तो जीना, और जीना बोले तो जिनेवा। तो इसकी स्थापना आपको पता है 48 में हो गया। और प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट आ गया टेड्रोस अडहानोम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या है, इसके प्रेसिडेंट है। एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। श्रम करेंगे, श्रम किसके लिए करोगे, जीने के लिए ही तो करोगे, कि ऐसे ही बस खाली बैठे हुए कहें चलो श्रम कर लें, ऐसा तो करोगे नहीं। तो जीने के लिए करोगे, तो क्या हो गया, जिनेवा हो गया। गे राइडर यहाँ के क्या हो गए, चीफ हो गए, बोले तो प्रेसिडेंट हो गए। और श्रम संगठन बहुत पहले आ चुका था 1990 में। अरे क्लियर है क्या। नेक्स्ट पे आ दो है यूनेस्को,
यूनेस्को भाई क्या हो जाएगा फुल फॉर्म पहले समझ लो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यही क्या है, ये यूनेस्को है। और यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फुल फॉर्म पेपर में अब आने ही वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनेस्को के बाद और फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होगी, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। पेरिस फ्रांस इसकी क्या हो गई, हेडक्वार्टर हो गई। और आंध्र एगोलो बोलेंगे, ये क्या है, इसके हेड है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमने कहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब बोले तो याद रखना UNEP। तो UNDP अलग था डेवलपमेंट वाला, और यहाँ पे एनवायरमेंट वाला अलग है। तो एनवायरमेंट डे कब मनाया था, 5 जून को। इसकी स्थापना भी 5 जून 1972 की। कहाँ है इसका मुख्यालय, भाई हमने पर्यावरण का क्या हमने पेड़ पौधा लगाया, तो क्या हमने पेड़ पौधा लगाया, हमने कहा कहाँ लगाया, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, केन्या इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नैरोबी में क्या है, इसकी हेडक्वार्टर है। एकदम आसान क्वेश्चन था, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जो इजीली आप कर सकते हो, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। नेक्स्ट बात है यार, मुद्रा की बात है, मुद्रा कहाँ रखोगे, हैं मुद्रा कहाँ रखोगे, बोलो भैया। हाँ, वाशिंगटन में रखोगे भाई, विश्व बैंक वाला, तो ये भी हो जाएगा वही मुद्रा, वाशिंगटन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की MD क्या है भाई, इनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है आपका डिक्शनरी जो आपका है उसकी ये क्या है, हेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्थापना कब हुआ, 1945 इधर राइट आंसर में क्वेश्चन, इसकी स्थापना हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, आर्थिक मंच, आप सभी के सामने एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। इसका अगर आर्थिक मंच का आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा तो क्या है, क्लागनी इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है, क्लाउस ख्वाब, क्या है, क्लाउस स्वाब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये इसके अध्यक्ष है। ये सारी चीज़ आप परेशान हो, मैं आपको सिर्फ चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको वीडियोस को सिर्फ एक बार देखना है। वीडियोस को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैं सब समझाऊंगा, बस PDF जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ओपेक का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जितने भी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, वो सारी कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ओपेक कहलाता है। स्थापना 1960, और आपको पता वियना क्या हो गई, इसकी हेडक्वार्टर हो गई। साथ ही साथ ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पे SG कौन है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बकिंदो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या हो गया, यहाँ के SG हो गए। एक अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर्स के बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत बार ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने समझने सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, पक्का हो गया ओपेक, सबको बात क्लियर होगी, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, एशियाई विकास में ओपेक, क्या हम ये देख रहे हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में है ना, वियना में है ना। ओपेक भाई जैसे तेल पड़ा, गाड़ी ओपेक हो गई, ओपेक एकदम ओढ़ने लगी, एकदम वियना हो गई, एकदम उड़ने लगी कंप्लीट। तो वियना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मनीला बोले तो फिलीपींस में इसके क्या हो गई, हेडक्वार्टर हो गया। कहाँ पर भैया, मनीला। और मनीला की बात बोलेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, फिलीपींस। ये क्या हो गया, इसका हेडक्वार्टर हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, एशियाई अधोसंरचना व निवेश बैंक, बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ये कहां पर है, तो ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अभी अभी हुई है, तुरंत ही, कुछ सालों पहले ही। किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो बीजिंग में इसकी स्थापना करी गई है, हेडक्वार्टर उसका वहीं पर है। कुल मिला के यहाँ पे 103 से ज़्यादा देश यहाँ पे अभी हो चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AIIB। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, AIIB। क्या है पूरा नाम, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसका हुआ, कहां पर है, संघाई में। कहां पर भाई, संघाई में। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये किसने लगा दिया, तो ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन सभी देशों ने मिलकर एक वो बैंक बना लिया अपना कि भाई ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना हम लोगों ने करा हुआ है। ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कंप्लीट अपना बनाया हुआ है। संघाई सहयोग संगठन, भाई नाम में ही समझ में आ रहा है, तो बीजिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कब हुई स्थापना, 2001 में हुई थी। कुल मिला के कितने देश है संघाई वाले में, तो कुल मिला के 8 देश है। और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने थे, तो 2017 में जाके भारत और पाकिस्तान क्या बने थे, इसके सदस्य बने थे। एक क्वेश्चन पूछेगा, इसके अध्यक्ष कौन है, तो व्लादिमीर नोरोव क्या होगा, इसके अध्यक्ष होगा। क्या नाम भैया अध्यक्ष का, व्लादिमीर नोरोव इसके क्या हो गए भैया, अध्यक्ष हो गए। एक अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाना चाहिए। आसियान या फिर एशियन या फिर आसियान, कुछ भी बोलते हैं, पहले तो फुल फॉर्म जान लो। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका जो है वो इसका हो गया। अच्छा ठीक है, क्या फुल फॉर्म फिर से समझते हैं, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एस्टेब्लिशमेंट। ये हो गया एशियन का फुल फॉर्म या फिर आसियान का फुल फॉर्म। कब हुई थी स्थापना, 1967 में। भैया ये है कहां पे, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है ना,
क्या आपको बात कुछ समझ में आता? हमने कहा भाई जकार्ता, एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन वाले पूरे कंप्लीट ग्रुप्स का यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में। अच्छा, आसियान में कुल मिला के कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। इसका अध्यक्ष कौन सा देश बना हुआ? तो वियतनाम क्या इस बार का अध्यक्ष बना हुआ? बिल्कुल अच्छा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बिम्स्टेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जितने भी बे ऑफ बंगाल वाले से वो आपके हैं, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है बिम्स्टेक का, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहाँ है बिम्स्टेक की आपकी पूछा जाएगा हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, ढाका में। और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1970 आपका 1907 में। देश कौन कौन है भाई जितने बे ऑफ बंगाल वाले हैं? तो यानी कौन हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, यही सब तो देश रहेंगे भाई जितने भी बे ऑफ बंगाल वाले। तो क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल मल्टी इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये बिम्स्टेक हो गया। सार्क, पूछो नहीं कितना इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ चुका। सार्क का कहां मुख्यालय, कहां पर है, काठमांडू। कहां पर, नेपाल में। सार्क का फुल फॉर्म जानो भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यही क्या सार्क का फुल फॉर्म है। ये भी पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछा जाएगा कौन कौन से देश है, तो मेरे साथ बोलते चलना, ठीक है। कौन कौन से देश है भाई समझना। पहले बात तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ये क्या हो गए, सार्क के हो गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, पेपर्स के लिए। विपो क्या है? विपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये विपो है। क्या, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर है, जेनेवा में। कब हुआ था, 67 में। कहां पर भाई महानिदेशक इसके कौन है, सेक्रेटरी जनरल, तो डॉरेन टोंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये विपो के सेक्रेटरी जनरल है। कौन, डॉरेन टोंग, ये क्या है, विपो के सेक्रेटरी जनरल है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोले तो आईसीसी की स्थापना 1909 बिल्कुल सही आंसर, दुबई में हुई थी। और अभी कौन है, ग्रेग बार्कले, क्या होगा इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके प्रेसिडेंट है। सीईओ पूछा जाएगा तो मनु साहनी इसके सीईओ है, किसकी, आईसीसी की। अभी जो दुबई नहीं हुआ था आईसीसी में, अभी हम लोग का आईपीएल भी तो मैच हुआ था दुबई में, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई है। नेक्स्ट पे आ दुबई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी बोले तो आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। प्रेसिडेंट याद रखिएगा थॉमस बाच इसके प्रेसिडेंट है। मुख्यालय कहां पर है, लॉजन, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो गया। और स्थापना हुई थी 1894 में। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। फीफा पेपर में फिर आ चुका है। क्या है फीफा का फुल फॉर्म, याद रखना भाई, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, यही क्या है, फीफा का फुल फॉर्म है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहां पे फीफा का, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के कौन सी जगह पे, ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी फीफा की, तो ये हुआ था 1904 में। फीफा की स्थापना कब, 1904 में। अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फैंटिनो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो स्विट्जरलैंड के ये भी हो गए, और स्विट्जरलैंड में फीफा के क्या हो गए, हेडक्वार्टर भी हो गए। फीफा का फुल फॉर्म भी पता चल गया, फीफा का स्थापना कब हुई थी ये भी पता चल गया। ये सब सभी को क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे हम और भी खेल संगठन के बारे में यहां पे पढ़ते हैं, तो और भी खेल संगठन जैसे सुन लीजिए कौन कौन से। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन कहां पर है, तो मीस स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। ये मैं आपको एक बार पूरा लिख के दे दूंगा, ताकि आप एक नजर से कम पढ़ लोगे, 2-3 दिन सुबह उठ के पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वर्ल्ड एथलीट का कहा हो गया, मोनाको में हो गया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का क्या हो गया, म्यूनिक हो गया, जर्मनी में जो कि है। टेनिस वाला कहां पे हो गया, लंदन में हो गया। फिर आपका जो है बैडमिंटन वाला कहां पे हो गया, तो ये कुआलालंपुर में हो गया, जो कि मलेशिया में। मैंने उसका इंग्लिश भी कर रखा है, कोई परेशानी ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। और कोई संगठन के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वियना में किसका हेडक्वार्टर है, तो आपको याद रखना अंतरराष्ट्रीय परमाणु वाला जो मामला है वो कहां पर है, वियना में। सार्क का कहां है, काठमांडू, सभी को पता चल गया है। UNWTO इसका कहां पर है, मैड्रिड में। UNFAO यानी फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पे है, फूड का मामला, तो रोम में हो जाएगा। बिम्स्टेक का कहां पे, अभी हमने पढ़ा था ढाका में। आसियान का कहां पे है, जकार्ता, अभी पढ़ा था ना। SCO का कहां पर है, तो बीजिंग में। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है, लोन यानी कि फ्रांस में है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान में कहां पर है, तो सिडनी में। अभी इसका इंग्लिश भी है, परेशान ना होइएगा। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा चाहिए तो बर्लिन में जाओ। रिपोर्ट्स आपसे पूछेगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कहां पर भैया, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर कहां पर है, पेरिस में। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कहां पर है, लंदन में। सिंपल सा, मैंने उसका इंग्लिश करके दे रखा है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। पेरिस में जान लेते हैं कौन कौन से फेमस जो अभी हैं, बाकी तो हमने करे वो तो है अलग से, और भी कौन कौन से फेमस है। सबसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पढ़ा ना, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अरे सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा ना। यूनिसेफ पढ़ा है, वही तो है।
इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, कहां पर हो गया? पेरिस में हो गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहां पे हो गया? पेरिस में हो गया। एनर्जी चाहिए तो कहां जाओ? पेरिस में जाओ। तो एनर्जी एजेंसी कहां पे हो गया? पेरिस में हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब आते हैं कनाडा में क्या क्या मामला है, तो जरा समझते हैं कनाडा में और भी क्या क्या मामला जरा समझते हैं। एक तो भाई याद रखिएगा एंटी डोपिंग एजेंसी क्या हो गया? वाडा, ये भी कहां पे हो गया? कनाडा, बिल्कुल अच्छा आंसर हो गया। इसके अलावा कई सारे जैसे IATA भी कहां पर है? कनाडा में हो गया। ICAO भी कहां पर है? कनाडा में हो गया। अब IATA मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या हो गया? कनाडा में हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। ब्रसेल्स बेल्जियम में कौन है? सबसे पहले याद रखिएगा नाटो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है। नाटो में सदस्य जो है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन, ये भी कहां पर है? ब्रसेल्स से बोले तो बेल्जियम में इन सभी का क्या है? हेडक्वार्टर्स है। लंदन में किसका है जरा समझ लेते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पे हो गया? लंदन में हो गया। इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इंटेलिजेंस का कहां हो गया? लंदन हो गया। मैरीटाइम का कहां हो गया? लंदन में हो गया। कॉमनवेल्थ का कहां हो गया? लंदन में हो गया। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब हमने कुछ छोड़ा नहीं। हमने सोचा बच्चे का एक नंबर भी छूटा तो अपना मिशन टूटा, ये वाला हाल हो जाएगा, है ना। तो जबरदस्त तरीके से हमने सब कुछ आपके सामने रख दिया, बस आपको जाना है और पूरी तरीके से तैयारी करके आना और सिलेक्शन लेके जाना है, ठीक है। जेनेवा में कौन है? सबसे पहले तो आप सभी को पता है जो आपका कमेटी है रेड क्रॉस का, वो कहां पे है? जेनेवा में हो गया। न्यूक्लियर वाले मामले कहां पे हो गए? जेनेवा में। श्रम करोगे तो जीने के लिए करोगे, हेल्थ करोगे तो जीने के लिए करोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहां हो गया? जेनेवा में हो गया। और मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो भी कहां पे हो गया? जेनेवा में हो गया। नेक्स्ट पे हो गया, खत्म हो गया बात। तो ये आपके लिए थे। इसके अलावा देखो भाई फेज 2 पेपर आ चुका है, अभी भी समय है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी खरीद तो चुके थे, बाई तो कर चुके थे, डाउनलोड तो कर चुके थे, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी भी समय है। जनरल अवेयरनेस के 2000 क्वेश्चन नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग है, ये बहुत तगड़ा हुआ है, मतलब इतना ज्यादा ये बेहतरीन आपको रिस्पॉन्स देगा कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं। मैथ के 2000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ज्योमेट्री के बहुत बेहतरीन पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे नोट्स हमने दे दिया थ्योरी वाला, और आपको पूरे क्वेश्चन दे दिया बाइलिंगुअल, वो भी सारे के सारी चीजें बाइलिंगुअल है। ट्रिग्नोमेट्री बाइलिंगुअल मैंने दे दिया, मॉक टेस्ट आपको बाइलिंगुअल दे दिया, सब के सब जाइए डाउनलोड करिए और जबरदस्त तरीके से जुट जाइए, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे चीजें मिलने वाली, बहुत शानदार आपको चीजें मिलेगी। थैंक यू। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को कमेंट करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, वो सारी चीजें समझिएगा। सबसे पहला आता भैया, जरा समझिएगा क्या कहता है। मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? क्या कहता है? मुद्रा। अच्छा ये बताओ कि ये बात तो सबको पता है, ये कहा जाता है कि गुजरात में पैसा बहुत है, गुजरात में लोग जो है अमीर बहुत होते हैं, उनके दिमाग बहुत होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो मुद्रा या फिर मुंद्रा, देखो मुद्रा है लेकिन हम लोग इसको मुद्रा बोलेंगे, ठीक है। ये मुंद्रा लिखा हुआ लेकिन बोलेंगे मुद्रा। तो मुद्रा मतलब बोले तो पैसा ज्यादा कहां होगा? आप कहोगे सर जी पैसा ज्यादा है गुजरात में, तो ये मुंद्रा या फिर मुद्रा कहां पर हो गया? गुजरात में हो गया। तो ये थर्मल पावर प्लांट गुजरात हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। गुजरात में कहां पर है? तो कच्छ के पास है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा जो है ये अडानी पावर के आधारित जो है बिजली संयंत्रों में से एक है, यानी कि ये अडानी लोगों का है। जैसे कि आपको पता कई सारे एयरपोर्ट अडानी ने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है ऐसा कौन सा पावर प्लांट है ना जो कि पंजाब में स्थित है। अब जरा ऑप्शन से पढ़ो और आप खुद ही सोचो कि यार इसमें से पंजाब में कौन सा हो सकता है, जरा खुद ही सोचो। तो आप कुछ नहीं बोलोगे, सीधे बोल दोगे सर जी ये तो गुरु नानक वाला मामला है, तो यही पंजाब में हो सकता है, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर आपका ए यानी गुरु नानक जो है थर्मल पावर प्लांट, इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरी बात आ जाओ कि पंजाब में भटिंडा पड़ता है, जैसे सबको पता है कि कुल मिला के पंजाब के 3 जो है थर्मल पावर प्लांट है जो कि आपका जो है यहाँ पे स्थित है ना। जैसे जो गुरु नानक है वो भी कहाँ पे हो गया? पंजाब में हो गया। एकदम अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, क्या नाम है? कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट। अब देखो भाई क्या होता है, जब आप लोग कोई बचपन में शैतानी वगैरह करते हो ना, तो होता क्या है कि जब आपने कोई शैतानी किया, कोई शैतानी आप कोई करे, तो गांव में लोग क्या कहते हैं, अभी शैतानी करबा कि नहीं दोबारा? तो आप कहोगे सर जी कि हाँ आप करवानो, आप बोलते ही भाई शैतानी दोबारा करबा कि नहीं, अगर करबा तो आप जो है तुम्हार 32 या 36 दांत जो है तोड़ दे। होता क्या है 32 या 36 वो क्या बोल देते हैं? आपके दांतों की संख्या बोल देते हैं। तो इसी पे हम कोरबा क्या रख सकते हैं? छत्तीसगढ़। अगर शैतानी हुआ तो भाई 36 जो दांत है, होते तो 32 है लेकिन मजाक में क्या बोल सकता आदमी, 36 जो दांत है वो टूट जाएंगे। तो कोरबा जो है आपका ये सुपर पावर प्लांट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है।
इसी वजह से इसका नाम जो हो गया वो कोरबा हो गया, जिसका हमने ऑलरेडी फोटो लगा रखा है। इन सभी चीज़ की जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसका कोई पेमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम बहुत सारी पीडीएफ आपको फ्री में देते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप डाउनलोड कर देख लीजिएगा और वहाँ से ग्रुप से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं कमलंगा जो है ये आपका जो पावर प्लांट है, ये भी एक थर्मल स्टेशन है। ये जो कमलंगा जो आपके पास है ये कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया? कमलंगा। तो जो कमलंगा था आपका पावर प्लांट है, ये याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा। कमलंगा जरा मन में एक बार याद करिए, कमलंगा कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के कौन से जिले में? ढेंकनाल जिले में है कमलंगा, वहाँ पर ये स्थित है। ये जो है GMR समूह के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। ये कमलंगा हमने आप सभी के लिए बना रखा है। बोकारो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये पूछा गया जो बोकारो है ना, वो कौन सी नदी के किनारे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो जो बोकारो है कोनार नदी के किनारे है। अब यहां से 2-3 चीजें आएंगी। एक तो बोकारो है कहां पे, तो सभी को पता होगा क्योंकि बहुत पेपर में आ चुका है। बोकारो है पहली बात तो झारखंड में। झारखंड के कौन सी नदी में स्थित है? तो याद रखिएगा कोनार नदी के किनारे जो बोकारो है पावर प्लांट वो स्थित है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब आपके पास 4-5 ऑप्शन दे रखा है। उसने कहा ये बताओ कि आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है? इन सभी थर्मल पावर प्लांट में से आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो आंध्र प्रदेश क्या नाम आ रहा? आंध्र प्रदेश। तो सिमहाद्री, हाद्री, आंध्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ना? तो आंध्र प्रदेश सिमहाद्री, तो ये कहां पर हो गया? सिमहाद्री जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिला आप सभी को पता ही है, ये यहां पर स्थित है। एक अच्छा क्वेश्चन है। सिमहाद्री जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, देखते हैं आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कोटा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? अब ये भी बताने की जरूरत है क्या? भाई कोटा नाम ही है तो सीधी सी बात है राजस्थान में ही होगा। सिंपल से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा याद रखिएगा, जो कोटा थर्मल पावर प्लांट है ये इंडिया का सबसे पहला कोयला आधारित जो है वो बिजली संयंत्र है। याद रखिएगा, ये जो कोटा वाला थर्मल पावर प्लांट है भारत का सबसे पहला कोयला पे चलने वाला बिजली संयंत्र है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये कोटा थर्मल पावर प्लांट है कहां पे? राजस्थान में है। तो राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कहता है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? अब इसको देख के मन में आ गया यार गोरखपुर बोल दे क्या, लेकिन गोरखपुर तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो गोरखपुर इसका नाम है, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये हरियाणा के में स्थित है और हरियाणा में जो इसका नाम है एक और भी है, क्या? गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना, ये भी इसका नाम है। तो ये आप वहां पर देख सकते हो, आराम से आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव, वहां पे एक गांव है गोरखपुर, है शहर नहीं सोचना योगी जी वाला शहर कह दो, गोरखपुर शहर है। तो गोरखपुर वहां पे गांव है जहां पे 560 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, सबको कर लोगे पक्का। तो इंद्रप्रस्थ पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे भाई? दिल्ली बोल दो, कहोगे सर जी दिल्ली हो जाएगा। हमने कहा नेक्स्ट। चलो, तूतीकोरिन कहां पर है? ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत पूछा जाता है ये। तो तूतीकोरिन याद रखिएगा, तूतीकोरिन जो है ये सभी को पता होना चाहिए भैया। ऑप्शन नंबर सी बोले तो तमिलनाडु। देखो कैसे याद रखेंगे, तूतीकोरिन तमिलनाडु, टूटी तमिल, कर लोगे टी स्क्वायर, सिंपल सा आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नरौरा जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत पूछा जाता है। नरौरा वगैरह, ये देखो, ये नरौरा हो गया, बोकारो हो गया, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो जो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो जो नरौरा है वो कहां पर है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश से कौन पे? बुलंदशहर में है। और ये जो है ये 1 जनवरी 1991 से स्टार्ट हुआ था। इसमें 1 यूनिट और जो यूनिट सेकंड था वो स्टार्ट हुआ था आपका 1992 से। तो अगर आपसे नरौरा पूछा जाएगा तो आप तुरंत बोल देना कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में नरौरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाता है नरौरा के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं। इन सभी में से तमिलनाडु पे कौन सा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन सभी में से तमिलनाडु पे कौन है? जरा नाम पढ़ते हैं। कुडनकुलम, अगला काकरापार, अगला तारापुर, अगला कैगा। तो कैगा तो कर्नाटक में है, सबको पता होना चाहिए। तो याद रखना तमिलनाडु में कौन सा है? पहला कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु।
ठीक, ये कहां पर हो गया, तमिलनाडु में स्थित हो गया। तो कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के जिले में ये स्थित है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक अच्छा क्वेश्चन है। और PWR तकनीक पे चलने वाला ये भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट है। तो बिजली वाला आपने देख लिया था, कोटा वाला, जो कि कोयले से चल रहा था, और ये किस पे, PWR तकनीक है एक, उस पे चलने वाला ये भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट है। कौन सा, कुडनकुलम। नेक्स्ट पे आते हैं, रावत भाटा, ये कहां पर स्थित है, आप सभी के सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखो रावत भाटा के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। रावत भाटा, जैसे कोटा वैसे भाटा, जैसे कोटा वैसे भाटा, तो कोटा भी राजस्थान में, भाटा भी राजस्थान में। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक क्वेश्चन आता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने सब तो पढ़ा, लेकिन हमें यही नहीं पता कि पहला वाला कौन सा है। तो अगर पहले की सिर्फ बात की जाएगी तो याद रखिएगा, जो तारापुर वाला है ना, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब तारापुर थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित, अभी हमने पढ़ा था, तो कैगा कर्नाटक, तारापुर कहां पर हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, है ना। तो तारापुर कहां पर हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल याद कर लीजिएगा इसी बात पे, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। कलपक्कम कहां पर है, ये पावर प्लांट एक, कलपक्कम भारत के कौन से राज्य में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा जो आपका कलपक्कम है, तो कलपक्कम जो है ये सभी को पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तमिलनाडु में आपने बहुत सारा देख लिया, जैसे कि कुडनकुलम भी कहां पे था, तमिलनाडु में था। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु से तूतीकोरिन भी क्या हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो तमिलनाडु भी क्या आपका यहाँ पे क्या होगा, कलपक्कम भी तमिलनाडु में हो गया। एक क्वेश्चन आता है, बांसवाड़ा परमाणु स्टेशन जो है, स्टेशन कहां पर है, बांसवाड़ा है जो आपका पावर स्टेशन है, ये कहां पर स्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो बांसवाड़ा जो है वो याद रखिएगा राजस्थान हो गया। तो राजस्थान में क्या क्या हो गया, एक तो भाटा, एक तो कोटा, दोनों बात क्लियर। और कोटा कौन सा था, पहला कोयला पे चलने वाला था, ठीक है। और बांसवाड़ा भी हो गया यहाँ पे। तो बांसवाड़ा, रावत भाटा और कोटा, ये सभी के सभी कहां पर हो गए, राजस्थान में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1954 में हो गई थी, तो और इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया था। कब, तो 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा की स्थापना हो गई, जो यहां पे परमाणु ऊर्जा था, लेकिन उसका नाम भाभा अनुसंधान केंद्र रख दिया गया था। कब, तो याद रखिएगा भाभा अनुसंधान जो केंद्र रखा गया था वो आपका 1967 में रखा गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी का टाइम था उस समय, उन्होंने जो है ये नाम रखा हुआ था। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बार के भी बोलते हैं। और आप विश्वास मानो, हमने ये चीज पहले बना रखी तो, और पेपर में आपके बार का फुल फॉर्म भी आ चुका था। क्या है भाई, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यही क्या है, बार्क है, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है ये बार्क। ये चीज आपको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये परमाणु अनुसंधान है भारत का। नेक्स्ट पे आएंगे, देखेंगे 18वां क्वेश्चन क्या कहता है। पहला भारी जो है वो जल संयंत्र कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया 1962 में, ये आया था। तो पहला जो भारी था वो जल संयंत्र, वो याद रखिएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि नांगल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सभी को ये नांगल पता होना चाहिए। अब नांगल कहां पर है, जहां गुरु नानक है वहीं पे नांगल है, तो कहां पर है, पंजाब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पंजाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये छोटी सी वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉप क्वालिटी के बुक्स चाहिए, टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन चाहिए जो पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सारी की सारी फाइल्स को नीचे लिखे जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये पूरी की पूरी जो बुक है ये बाइलिंगुअल है। जनरल अवेयरनेस के 2000 हमने टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे, आपको बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं फिर पड़ेगी। जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो डेज है हमने वो रखे हुए हैं, जितने भी आपके ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन है वो रखे हुए, जितने भी जीआई टैग्स है वो रखे हुए, मतलब सब कुछ हमने रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण आपके पेपर्स के लिए। इसी तरीके से हमने मैथ के 2000 क्वेश्चन रखे हैं, ये भी कंप्लीट सोल्यूशन के साथ है और एकदम सोल्यूशन आपको मजा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, सोल्यूशन आपको किसी एक लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन ये मैथ्स तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। सेम इसी तरीके से हमने रीजनिंग के 750 ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का कंप्लीट नोट्स हो गया, आपके ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नोट्स हो गया, 10 ऐसे मॉक टेस्ट जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने सब कुछ यहाँ पे कवर करा, लगभग जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते थे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, आपको बिल्कुल याद रखिएगा ये। इसके अलावा आपको एक कंप्लीट, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट लिया जो पूछा जा सकता आगे, इसके अलावा एक कंप्लीट वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन अभी तक जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वाकई वीडियो समझ में आती है और जो चीज़ हमने पढ़ी है वो आपको याद होती है तो एक बार इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप हर क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर बताते चलिएगा, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर और किस हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो भाइयों सबसे पहले आप सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन आता है विश्व मृदा दिवस यानी कि सॉइल डे के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व जो मृदा दिवस थी उसकी थीम क्या है। तो सबको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो विश्व मृदा दिवस इसका थीम था कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्शन सॉइल बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि मिट्टी को थोड़ा सा जिंदा रखिए और ये मतलब है कि उपजाऊ बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए ये यूज हो जाए, प्रोटेक्ट हो पाए। इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि विश्व जो मृदा दिवस थी उसकी इस बार की थीम थी। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठेगा, वर्ल्ड सॉइल डे ये कब मनाया जाता है। अब यहां से ये भी क्वेश्चन आप सभी के सामने उठ जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना कि जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो हर साल जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से आपको 2-3 चीजें याद होंगी जो आपके पेपर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आज हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो आपको पता है कि जनवरी 2021 में आपको पता है ये किया जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2021 को, इसका 16वां जो है भारतीय सम्मेलन आयोजित होगा जो कि वर्चुअल होगा। क्या रीजन है वर्चुअल का, क्योंकि कोविड-19 ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका थीम क्या है, इसका जो मेन थीम है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा इसका जो मेन थीम होगा वो होगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आपको पता आत्मनिर्भरता जब से कोविड-19 आया तब से बहुत ज्यादा चर्चित में रहा था, तो ये जरूर आ सकता था। इसके अलावा आप सभी को इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अगली क्वेश्चन आ चुका है, बायोडाइवर्सिटी डे 2020 की क्या थीम थी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को खुद को पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन तब आप समझिए। तो बायोडाइवर्सिटी डे जो 2020 हुआ था उसकी जो थीम थी वो थी आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, मतलब नेचर में ही हमारे हर चीज का यहाँ पे सोल्यूशन है। ये आप सभी के लिए यहाँ पे थीम थी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा आप सभी के सामने, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो मनाया जाता है 22 मई को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आप सभी के सामने। ओके, क्लियर है गाइस, सबको बात एकदम समझ में आ गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। जैसे आपसे टेक्नोलॉजी डे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है विज्ञान दिवस के बारे में, यानी साइंस डे के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो साइंस दिवस का इस बार का क्या थीम था जरा समझिएगा। देखो महिलाएं हर चीज में आगे आ रही हैं और आप अभी ये चीज देखोगे कि 2020 में नर्सों को कितना ज्यादा प्रोटेक्शन की बात करी गई थी, महिलाओं को आगे लाने की बात करी गई थी, इक्वलिटी की बात करी गई थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 2020 है उसकी जो थीम थी वो थी वुमेन्स इन साइंस, मतलब महिलाओं को विज्ञान में लेकर आइए। इस तरीके से इसकी ये थीम थी। एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की क्या थीम थी। सबसे पहले तो महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। और महिलाओं के बारे में बात करी गई है तो महिलाओं को पता है कि इक्वलिटी लाने की बात करी गई कि भाई महिलाएं जो है वो जनरेशन इक्वलिटी हो, उनमें वो सब इक्वल है। पहले के जमाने में क्या था, कई सारी चीजें उन्हें मिलती थी, कई सारी चीजें उन्हें नहीं मिलती थी, या फिर उन्हें थोड़ा सा पीछे रखा जाता था हर चीज में कि महिलाएं कमा नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बट 2020 में चीजें थोड़ा सा चेंज हुई और 2020 में क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में यह मनाया गया कि जनरेशन इक्वलिटी हो, किसी तरीके से वुमेन्स के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। ये समझ में आ गया। कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 8 मार्च को मनाया जाता है। यह भी बात आपको याद रखना है। विश्व टीबी दिवस 2020 की क्या थीम थी, तो टीबी दिवस के बारे में बात कर रहा हूं। वर्ल्ड टीबी डे 2020 की जो थीम थी वो थी इट्स टाइम। क्या था, इट्स टाइम। ये समय आ चुका है टीबी से लड़ने का, ये समय आ चुका है तगड़ा करने का, पक्का है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, टेलीविजन डे कब मनाया जाता है। तो टेलीविजन डे मनाया जाता है आपको 21 नवंबर को। ये टीबी है और हमने टेलीविजन पूछा, याद रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। ये वर्ल्ड टीबी डे है, सबको पता हो गया। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, प्रसन्नता दिवस 2020 की क्या थीम थी। भाई जब आप खुश रहोगे खुद तो क्या सबको खुश नहीं रखोगे, क्या बिल्कुल रखोगे। आप यही तो चाहोगे हर आदमी खुश रहे, तो क्या होगा, हैप्पीनेस फॉर ऑल, हर आदमी खुश रहे, यही 2020 की थीम थी। कुछ भी नहीं था, आराम से कर लोगे सबके सब। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है, विश्व जल दिवस। जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम क्या थी। तो देखो जल, अगर आप पता है कि भाई जल जो है वो कैसे रहेगा, जब आपका जलवायु अच्छा रहे, अगर आपका क्लाइमेट अच्छा है तो जब आपका जल भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, समय बारिश होगा और बारिश समय पे होगा, सब कुछ मामला फिट रहेगा। तो जल दिवस मतलब ये हो गया जल और जलवायु परिवर्तन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात आते हैं, वर्ल्ड वाटर डे ये कब मनाया जाता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, यानी कि जो वर्ल्ड वाटर डे होता है, विश्व जल दिवस होता है, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने।
ये बताओ, आप सभी से पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, मतलब प्रेस जो है वो आपका जो प्रेस फ्रीडम डे, इसकी थीम क्या थी। देखो भाई, पता इससे पहले क्या था कि प्रेस थोड़ा सा वो था कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्हें कहा कि भैया सुनो, तुम एक पार्टी की सारी बातें करो और तुम आराम से विदाउट फियर काम करो। तो विदाउट फियर ऑफ फेवर, यही क्या था आपका यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम था 2020 का। नेक्स्ट पे आते, देखते क्या कहता है आप सभी के सामने। 3 मई को हमेशा ये मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बौद्धिक संपदा दिवस ये हमेशा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिंपल में आते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का हमने फोटो लगा रखा है। 22 अप्रैल को क्या मनाया था, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ ही देर पहले। क्या विश्व पृथ्वी दिवस क्या मनाया था, 22 अप्रैल को मनाया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को क्या विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, जरा देखते हैं, अगला आ जाओ भाई। मलेरिया दिवस का थीम क्या था, इस बार का जो 2020 का मलेरिया दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या था, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो देखो, मलेरिया स्टार्ट विद मी यानी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, यही मलेरिया दिवस की थीम थी। लेकिन यहां से और भी क्वेश्चन क्या पूछा सकते हैं, विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 25 अप्रैल को क्या किया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में गलत मत करिए, कब मनाया जाता है भैया, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस यानी बोले तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 18 अप्रैल। यहां पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और जबरदस्त आंसर हो जाएगा। क्या सारी जनता को बात क्लियर हो रही है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में, आप सभी को पता है भारत के कई सारी चीजें वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है। अच्छा, स्वास्थ्य दिवस की थीम जाने से पहले जानते हैं क्या, जान लेते हैं क्या कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन सारे के सारे जो आपको बहुत तगड़े तरीके से समझ में आए थे। क्या मैंने पूछा, वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत बढ़िया, बहुत सारा बच्चा बता रहा है। कब मनाया जाएगा, अप्रैल में ही। कब, 7 अप्रैल को। थीम क्या थी भाई स्वास्थ्य दिवस की, तो नर्सों को सपोर्ट करो और मिडवाइस को सपोर्ट करो। मैंने कहा ना आपसे कि 2020 क्या था कि महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचने वाली चीज करी गई थी कि भाई आपको क्या करना है, साइंस में वुमेन्स को बराबर रखो, वुमेन्स को इक्वलिटी पे रखो, जनरेशन इक्वलिटी पे रखो वुमेन्स की। और साथ ही साथ अब क्या आ गया, हेल्थ का क्या हो गया कि भाई नर्सों को सपोर्ट करो, मिडवाइफ्स को सपोर्ट करो, क्योंकि डॉक्टर तो ऑलरेडी बढ़िया कमा रहे हैं, सब काम चल रहा है, लेकिन इनका शोषण होता रहता है, ये अच्छा नहीं कमा पाती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो नर्सों को सपोर्ट करो, यही इसकी थीम थी। तो नर्स दिवस की क्या थीम थी, नर्स दिवस की थीम ये थी कि नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, यही क्या था, यही नर्स दिवस की थीम थी, नर्सिंग द वर्ड टू अर्थ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबसे पहले तो ये बता दो मनाया कब जाता है, कहोगे सर जी 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार तो कोविड चला, और कोविड की वजह से ये कहा गया कि तुम योगा घर पे ही करो, डोंट वरी बाहर जाने के लिए। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी तुम योगा घर पे ही करो, क्योंकि भाई ऑलरेडी जो है वो क्या चल रहा है, मामला गड़बड़ चल रहा है, इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट पे आ जाओ, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये 2020 की थीम क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 2020 की जो थीम थी वो थी बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। ये इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। कहता है वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो है वो डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, 5 दिन पहले वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। आपका बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, अभी भाई डिस्कस करोगे हेपेटाइटिस डे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मलेरिया, हेपेटाइटिस भी उसी में आएगा। तो हेपेटाइटिस 28 जुलाई को हो गया, ये विश्व हेपेटाइटिस डे हो गया, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस की थीम क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है। तो 27 सितंबर यानी कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम ये थी ना कि लोग घूमने कहाँ जाते हैं, कोई गोवा चला गया, कोई मसूरी चला गया, वहां ऑलरेडी लोग अमीर है, ये बात कह सकते हैं भाई गोवा में कितने लोग अमीर है, वहां लोग घूमने जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ ना, ये कहा गया बेटे तुम थोड़ा गांवों में घूमो, थोड़ा ग्रामीण का विकास करो, वहां घूमोगे तो वहां के लोग भी क्या होंगे, अच्छे खासे बनेंगे। तो पर्यटन और ग्रामीण विकास इस बार की पर्यटन दिवस की थीम रखी गई थी, ताकि ग्रामीण का भी थोड़ा सा एरिया का विकास हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जा पाते हैं, जरा देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने।
अगला क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की जो थीम थी वो थी कोविड-19 आ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी पे थोड़ा सा लाइट डालो भैया कोविड-19 को लेके। ये इस बार की थीम थी, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम शांति रखो, और भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो ये क्या थी आप सभी के सामने, शेपिंग पीस टुगेदर। मतलब आपको क्या करना है कि जो है आप शांति को बराबर साथ साथ में एक साथ रखो, ऐसा कुछ कह सकते थे, शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट पे किसी को पीसोगे ना, लगातार पीसते रहोगे, लगातार पीसते रहोगे, तो भाई वो क्या हो जाएगा, शेप में आ जाएगा, तो शेपिंग पीस कर लोगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये तो हर बालक बालिका को पता है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 16 सितंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और तगड़ा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग चल जाते हैं, देखते हैं भाई क्या कहता है। विश्व सांख्यिकी दिवस, इसकी थीम क्या थी, पहले तो जान लेते हैं सांख्यिकी दिवस किसकी वजह से मनाया जाता है, तो महान बर्नौली की वजह से मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी सभी को पता होना चाहिए, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन टेस्ट, क्योंकि सांख्यिकी में मतलब क्या होता है, डाटा का ही तो मतलब है सांख्यिकी में। कैसे मतलब है, देखो सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में किसका मतलब होता है, डाटाओं का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है। तो डाटा को क्या करना है, वर्ड के द्वारा कनेक्ट करना है, जिसपे हम विश्वास कर सके। लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में आप सभी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये मनाया था 8 सितंबर को। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे ही जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। कब, 8 सितंबर को। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ल्ड फूड डे थीम क्या थी, फूड डे की थीम क्या थी, तो भैया वर्ल्ड फूड डे की थीम थी कि ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। क्या थी वर्ल्ड डे की थीम, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, यही थी वर्ल्ड फूड डे की थीम। रक्तदान करना, रक्तदान करने की थीम है, ये कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विश्व रक्तदान दिवस, इसका जो इस बार का वो था मोटो था, जो थीम था वो था सेव ब्लड सेव लाइफ्स, यही इसका मोटो था। कब मनाया जाता, 14 जून को मनाया जाता, सेव ब्लड सेव लाइफ्स, यही इसका क्या था, मोटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या। शरणार्थी दिवस मनाया था उसी के 6 दिन बाद, यानी कि 20 जून को। इसका क्या थीम था, तो शरणार्थी दिवस का था कि एवरी एक्शन काउंट, हर एक्शन काउंट होंगे, आप जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपके सारे के सारे परिणाम आपको मिलते रहते हैं, ये बात यहां पे कह सकता है। तो कब मनाया था, 20 जून को मनाया था, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट पे आते हैं, मधुमेह दिवस आपसे पूछा गया, इसकी क्या थीम थी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है मधुमेह दिवस के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, जरा जल्दी से बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो मधुमेह दिवस की जो थीम है वो द नर्सेज एंड डायबिटीज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या है, विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, और ये हर बार 14 नवंबर को यानी बाल दिवस के दिन ही ये मनाया जाता है। बजे यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करके दिखाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद ही कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहिएगा, आपको वाकई जो है क्वालिटी समझ में आएगी किस हिसाब से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्टोरिका जो है, ये किताब को किसने लिखा है। 4 ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने जितने भी किताबें वो पेपर्स में पूछी जा रही हैं, तो हिस्टोरिका पूछा जाएगा, तो सभी को याद रखना है इसको लिखा हेरोडोटस ने, यानी सही आंसर होगा आप सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हिस्टोरिका को लिखने का जो काम है वो हेरोडोटस ने किया। अब याद कैसे करोगे, देखो दोनों लोग का नाम किससे, हा से ही दोनों का नाम है। हिपोक्रेटस नहीं याद करना, हेरोडोटस ही आपको याद रखना। कुछ बच्चा ऐसा ना याद कर लेगा भैया इनका हिपोक्रेटस याद कर लिया, तो फिर आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, आपके लिए सिंपली जो यहाँ पे चीजें आसानी से आप यहाँ पे कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते देखते क्या कहता है। इंडिका वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इंडिका लगभग हर बच्चों को पता होता है किसने लिखी है इंडिका, तो सभी को पता होगा मेगास्थनीज इज द राइट आंसर क्वेश्चन। इन्होंने क्या लिखी, इंडिका नाम की किताब लिखी है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ये किताब क्वेश्चन में पेपर में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अर्थशास्त्र, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन आप सभी के सामने। अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य के नाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाणक्य का और क्या नाम है, तो एक विष्णुगुप्त नाम था, एक नाम था कौटिल्य, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, और आज भी ये किताब जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। एक क्वेश्चन आता है मुद्रा राक्षस। देखो राक्षस वाला बात आ गया, तो राक्षस से थोड़ा सा रिलेट कर सके हो ऐसे इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा रिलेट भी करोगे तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखा दत्त ने लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी विशाखा दत्त इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है वो मुद्रा राक्षस नाम की किताब जो है वो लिखी हुई है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं।
अष्टाध्यायी ये किताब को किसने लिखा है, ये किताब किसकी रचना है? अष्टाध्यायी इस किताब को लिखा है पाणिनि साहब ने। किसने लिखा है? पाणिनि, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अष्टाध्यायी लिखने का काम इन्होंने किया हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं आप सभी के सामने, महाभाष्य को किसने लिखा है? महाभाष्य भी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। देखो इस समय मार्केट किसका चल रहा है? पतंजलि का चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट, मतलब महा मार्केट कह सकते हैं कि पतंजलि का चल रहा है। तो वहां से याद कर सकते हैं कि महाभाष्य भी किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक आता है मालविकाग्निमित्रम, ये किताब को किसने लिखा है? जैसा किताब का नाम है वैसे लिखने वाले का भी नाम है। आप लोगों ने जो है इनके बारे में कई सारी कहानियां भी पढ़ी होंगी कि ये हुआ था, वो होता, बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी। तो मालविकाग्निमित्रम जो है किताब, इसको लिखा है कालिदास जी ने। कालिदास यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मां से एक और नाम है जिसको भी वहां भी कालिदास जी ने लिखा हुआ है, पता है ना सभी को? हाँ, अभी आएगा वो भी क्वेश्चन, याद रखिएगा। आदि पुराण को किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। आदि पुराण भी एक बहुत बेहतरीन सा किताब है। किसने लिखा आदि पुराण को? याद रखिएगा, जिनसेन ने लिखा। कई सारे बच्चों को नहीं याद होता जिनसेन, तो जिनसेन इन्होंने आदि पुराण को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेघदूत किसने लिखा है? हाँ, अभी याद आया था ना, मालविकाग्निमित्रम, उसी तरीके से मेघदूत भी तो है। तो मेघदूत को भी किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। तो उसका भी नाम मां से, इसका भी नाम मां से। तो मालविकाग्निमित्रम या फिर मेघदूत, दोनों को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, इजी तरीके से कर पाओगे आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के। औषधि शास्त्र पर एक किताब लिखी गई है जो कि बड़ी फेमस किताब है, उसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता किसको किताब जो है वो किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई चरक संहिता नाम है ना किताब का, तो किसने लिखा होगा? चरक ने लिखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चरक आप सभी को पता है कि पुराने काल के बहुत ही बेहतरीन एक औषधि थे, और इनके बारे में और भी कई सारे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हर्षवर्धन ने इन सभी ऑप्शन में से कौन सी किताबें या फिर कौन सा नाटक लिखा हुआ है? किसने? हर्षवर्धन ने। अब देखो गलती कहां पे होगी। इसके बाद अभी आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सेम इसी से रिलेटेड। सबसे पहले तो जान लो, हर्षवर्धन जी ने प्रियदर्शिका भी लिखा हुआ है, रत्नावली भी लिखा हुआ है, नागानंद भी लिखा हुआ है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका उपरोक्त सभी यहां पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है हर्षचरित का आता है। अब बच्चा यहां पे ऑप्शन में तो हमने हर्षवर्धन नहीं दिया, बट जब पेपर में जाओगे तो आपको ऑप्शन में हर्षवर्धन दिख जाएगा। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने उतनी सारी किताबें लिखी थी, लेकिन अगर हर्षचरित के बारे में बात करें तो इसको बाणभट्ट ने लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कादंबरी किसने लिखा है? ये तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कादंबरी। हाँ, तो कादंबरी को भी किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। और हर्षचरित को भी किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा हुआ। दोनों के दोनों याद रखिएगा। तो एक तो कादंबरी को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा। दूसरा हर्षचरित को किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। कादंबरी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते भाई आप सभी के लिए, पंचतंत्र किसने लिखा? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बच्चों के पेपर में भी आया, आपको बचपन में ये बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है ऑलरेडी आप लोगों ने। तो पंचतत्व जो है वो किसने लिखा? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो पंचतत्व लिखने वाला पूछा गया विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। विष्णु शर्मा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचतत्व किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, जरा देखते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन। कथा सरित सागर किसने लिखा है? जरा जल्दी से बता दो भैया, कौन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है? कथा सरित, तो ये लिखा सोमदेव ने। ये थोड़ा सा अलग था। देखो कल्हड़ के बारे में भी एक किताब हम आगे पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पता है नहीं मिलेगा। सोमदेव ही बचते हैं जो किताबें लिख रहे थे, और ये इन्होंने लिखी है कथा सरित सागर। तो ये किताब किसने लिखी? याद रखना सभी लोग, सोमदेव द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सोमदेव यहां पे बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है जरा देख लो। तो एक बार जल्दी से आ जाओ सबके सब। तो अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? क्या कहता है भैया? विक्रमांक देवचरित। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसके लेखक है विलहण। देखो कलहण मत याद रखना, विलहण। विक्रमांक विलहण कैसे याद रखोगे? विक्रमांक विलहण इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इसके लेखक कौन होगा? विलहण होगा। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? कल ही ये क्वेश्चन में आप सभी के सामने पूछा गया था नाट्य शास्त्र के बारे में। तो सभी को पता होगा नाट्य शास्त्र लिखने का जो पूरा श्रेय जाता है वो भरत मुनि साहब को जाता है, और इन्होंने ही नाट्य शास्त्र को लिखा हुआ है। कल के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं कामसूत्र के बारे में। ये किसने लिखा? ये तो आपको ऑप्शन दे ही रखा ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वात्सायन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृच्छकटिकम, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन आप सभी के सामने आ चुका। किसने लिखा? मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा हुआ है ना। किसने लिखा? मृच्छकटिकम को शूद्रक, यानी शूद्रक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
एक किताब है जो कि बहुत फेमस थी, जिसका नाम क्या था किताब का, 10 कुमार चरित या फिर 10 राजकुमारों की एक कथा, इस किताब का नाम था। इस किताब को किसने लिखा है? ऐसे ही थोड़ी कोई लिखेगा। 10 किताब लिखा तो मार तो पड़ेगी पड़ी, और मार पड़ेगी तो मार के लिए चाहिए डंडा, और 10 राजकुमारों जब मारा तो मारा डंडा से, तो इनका नाम हो गया डांडी। तो इन्होंने ही 10 किताब, 10 राजकुमारों की जो एक कथा है वही किताब लिखी, या फिर 10 कुमार चरित किताब भी इसको कहा जाता है। एक किताब है जिसका नाम है मिताक्षरा। यार इस किताब को किसने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, अब कहोगे सर जी हर्षवर्धन, इन्होंने कहाँ लिखी भैया? कल्हार ने कहा लिखी, याज्ञवल्क्य ने कहा, विज्ञानेश्वर इधर राइट आंसर भी क्वेश्चन। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी चीजों को याद कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करो और चीजें याद करते चले जो आराम से आप यहां पे कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। बुद्ध चरितम किसने लिखी है? हाँ, गौतम बुद्ध जी के बारे में है ये क्वेश्चन, और ये लिखा है अश्व घोष ने, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने बुद्ध चरितम किताब जो है वो ऑलरेडी लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। सिलप्पाधिकारम, ये किताब किसने लिखा? जैसा नाम वैसा होगा। अभी तिरुवल्लर का आगे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो इलांगो अडिंगल, यही क्या है आपके सिलप्पाधिकारम की राइटर है, यानी ये इसकी रचयिता है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आपके बारे में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या नाम है भाई? सिलप्पाधिकारम। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। रजत रंगड़ी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसमें कश्मीर के इतिहास का पूरा वर्णन है, नाम है रजत रंगड़ी। इस किताब को लिखा है किसने? कल्हड़ ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, कल्हड़ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा। रजत रंगड़ी को इसने लिखा हुआ है। तिरुकुरल, अब आ गया ना वही वाला, अभी आपने पढ़ा था ना, तो देखो याद रखना, तिरुकुरल तिरुवल्लुर, याद हो गया कि नहीं याद हो रहा? दोनों में भाई तिरु आ रहा है, मतलब मामला फिट है, आराम से कर सकते हो। क्लियर भाई दोनों? नेक्स्ट पे आ जाओ। सौप्रवास वधता के लेखक कौन है? क्या नाम कहता है? सौप्रवास वधता के लेखक कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सौप्रवास भास प्रवास भास, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सौप्रवास क्या हो गया? भास प्रवास, इस तरीके से याद कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। वृहत कथा किसने लिखी? ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। पढ़ो जरा जल्दी से भाई, वृहत कथा। तो याद रखिएगा गुणांद, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है वृहत कथा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। गीत गोविंद किसने लिखी? वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है गीत गोविंद के बारे में। किसने लिखी है? जयदेव साहब ने लिखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र आपको पेपर्स में देखने को मिलेगा। तो जयदेव साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गीत गोविंद, जो कि वन ऑफ द बेस्ट किताब है। आप सभी को महाभारत के रचयिता को बताना है। देखो 2-3 चीजें हैं, एक तो महाभारत, एक तो आपको याद रखना रामायण, और एक तो याद रखना रामचरितमानस। तो महाभारत को लिखने का श्रेय जाता है वेदव्यास जी को। अगर पूछा जाएगा रामायण किसने लिखा था, तो याद रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो महाभारत लिखा वेदव्यास जी ने, रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने। अगला क्वेश्चन आएगा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने। तो तीनों में डिफरेंस समझिएगा। क्या मैंने कहा? महाभारत को लिखा था वेदव्यास जी ने, रामचरितमानस को लिखा वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने, और रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने। इन तीनों में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं समझना, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट पे अपन लोग बढ़ पाएंगे। शाहनामा किसने लिखा है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? हाँ, शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने। ऑप्शन नंबर आपका फिरदौसी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या सभी बालक बालिकाओं को बात बिल्कुल समझ में आगे कि नहीं आगे कि शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। बाबरनामा या फिर तुझके बाबरी। अभी आपको बाबरनामा, मैं अभी आपको अकबरनामा पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन में आया था इस बार के पेपर में। तो बाबरनामा या फिर तुझके बाबरी, जो कि बाबर की जीवनी है, खुद बाबर ने लिखा था, तो बाबर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बट किताब उल हिंद, ये आपको पता है किताब उल हिंद को लिखा हुआ किसने? अल बरूनी ने लिखा, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में बताया गया था। किताब उल हिंद किसने लिखा? अल बरूनी ने। हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा, बाबरनामा तो खुद बाबर ने लिखा, लेकिन हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, गुलबदन बेगम, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अकबरनामा, अकबर की जीवनी या फिर आईन अकबरी, इस किताब को किसने लिखा? अकबरनामा बोले तो अकबर की जीवनी या फिर आईन अकबरी, इसको लिखा था अबुल फजर ने। तो बाबर ने खुद अपना लिखा, हुमायूं और अकबर इन दोनों का किसने लिखा? किसी अलग अलग ने लिखा। नेक्स्ट पे आते हैं, पद्मावती किसने लिखा है? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। और पद्मावती आप सभी को पता है बहुत ही एक सुंदर जो है कह सकते थे कि इस समय थी, और उनकी सुंदरता का जो वर्णन है वो सब इस किताब में कहा गया है। तो मलिक मोहम्मद साहब जी ने जो है पद्मावती को लिखा हुआ है।
एक लास्ट क्वेश्चन आता है, गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद सभी को याद रखना जयदेव ने लिखा है। इसमें आपको शायद आंसर यहाँ पर डी लिखा हुआ, पद्मावती गलत है, जयदेव इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है। तो ये आप सभी के लिए टॉप 38 क्वेश्चन थे जो कि हम अपने चैनल के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत महत्वपूर्ण ये टॉप 38 क्वेश्चन आप सभी के सामने हमने रखे हुए थे। ये बताओ भैया, क्या आज नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछे गए थे? बिल्कुल प्रश्न पूछे गए थे, और एक जो प्रश्न पूछा गया था अमर्त्य सेन के नाम पे शायद वो क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन तो छोड़ना है नहीं, तो हमने कहा नोबेल पुरस्कार को क्यों छोड़ा जाए। तो 2020 का पूरा नोबेल पुरस्कार रटा के जाएंगे, और ध्यान से समझना क्या क्या क्वेश्चन है वो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं क्या कहता है। अरे रेडी है जनता? चलो भाई आ जाओ जरा समझते हैं नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले आते भैया, नोबेल पुरस्कार दिया तो जाता है लेकिन किसकी याद में दिया जाता है, कौन बता पाएगा? अरे जल्दी से बता दो भाई, क्या कहता क्वेश्चन, क्या वजह, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, और भैया किन की याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों की बात में समझ में आ गई? अब अल्फ्रेड नोबेल को भाई नोबेल पुरस्कार तो दिया जाता था, उनके याद में तो दिया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताओ कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है शांति वाला, वो किसको मिला है? हाँ आसान सा क्वेश्चन है। 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है शांति वाला, वो किसको मिला है? बहुत बढ़िया। तो जो 20 का नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है WEFP को। WFP मतलब होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब देखो WFP का भी आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछा सकता है, तो परेशान ना हो, अभी हम आगे सब कवर करेंगे, ठीक है, खाली देखते चलो। तो WFP को क्या मिलता है? 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला था शांति वाला, जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा। गाइस लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते क्या कहता है। यार जरा ये बता दो, अर्थशास्त्र वाला मामला किसको मिला है 2020 का, यानी आपका इकोनॉमिक में किसको मिला है? 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वो इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, जरा जल्दी से बता दो। हाँ बहुत शानदार भाई, तहलका मचा के रख दियो पूरा। तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो दो व्यक्तियों को मिला है, एक तो भैया पॉल साहब को मिला है और एक रॉबर्ट साहब को मिला है। मतलब बोले तो मिलविल, क्या बोलेंगे भैया इकोनॉमिक्स में? मिलविल को मिला है, क्योंकि वो कह देगा पॉल रॉबर्ट तो आप वही लगा लोगे। तो पॉल वगैरह नहीं याद रखना, क्योंकि पॉल बहुत सिंपल सा नाम है, रॉबर्ट तो बहुत सिंपल सा नाम है। क्या याद रखना है? मिलविल। भैया जरा जल्दी से बोलो क्या याद रखना है? मिलविल याद रखना है। तो मिलविल क्या हो गया? आपका इकोनॉमिक्स हो गया। भाई चाहते हो ना कि आपको पैसा वैसा मिले बोले, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो अगर पैसा मिले बोले तो मिलविल क्या हो गए? इकोनॉमिक्स के हो गए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है भैया। अब जरा समझ लेते हैं आखिर इन्हें काहे मिल गया, ये भी तो बात है, इकोनॉमिक्स से मिला तो क्यों मिला, जरा समझते हैं। तो भैया याद रखना मिलविल साहब को जो है पुरस्कार मिला है ड्यू टू इस रीजन की वजह से, इन्होंने नीलामी सिद्धांत बोले तो ऑक्शन थ्योरी पे कुछ खोज वगैरह करी हुई थी, इसी वजह से इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। और जो है इन्हें 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसके लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज आगे बढ़ते देखते क्या कहता है। इकोनॉमिक्स का बात क्लियर है, तो फिजिक्स की बात जरा जल्दी से बता दो कि 2020 का जो फिजिक्स वाला मामला निपटाया गया वो किसके साथ निपटाया गया है? नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाओ, बिल्कुल आराम से दिख जाएगा, परेशान ना हो, सिर्फ मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा दो, दिख जाएगा। तो भाई याद रखना 2020 का जो फिजिक्स वाला वो भी सबको दिया है। कौन कौन सा? पेन, गेन और गेज। जरा बस साथ में बोलते चलना, कौन कौन है भैया? पेन, गेन और गेज। एक बार जरा साथ में समझा, ये कौन है भाई? ये फिजिक्स वाले हैं, है ना। और फिजिक्स में आपको पता ही है भाई कि पेन वगैरह जो यूज होता है ये वो वगैरह वगैरह करके उछालते हैं तो पेन उछलता है, आपको पता है स्थिति ऊर्जा, ये ऊर्जा वो ऊर्जा वगैरह वगैरह बहुत सारी है। तो क्या बोलोगे फिजिक्स के लिए? पेन, गेन और गेज, ये किनको है भाई? फिजिक्स के लिए है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई। बोलो आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखते हैं। अब इनको मिला तो कहाँ मिला, जरा ये भी देख लेते हैं, है ना, ये भी तो बात जरूरी है। तो क्योंकि ब्लैक होल को इन्होंने समझाया था आगे, और भी कई सारी इसमें बात करी थी, इसी वजह से इन तीनों व्यक्तियों को क्या मिला है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। कोई परेशानी? नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है। इकोनॉमिक्स देख लिया 2020 का, फिजिक्स देख लिया। अब आ जाते हैं लिटरेचर के बारे में, बोले तो भैया साहित्य के बारे में आ जाते हैं। और साहित्य का किसे मिला है? हाँ जरा जल्दी से बता दो, साहित्य का किसे मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा, बहुत आसान था, बहुत आसान था। देखते हैं कैसे भाई। अरे भैया ये तो देखो, पेन, गेन और गेज, ये तो फिजिक्स वाले मामले हैं, है कि नहीं है। तो साहित्य के लिए कौन बचा? सिर्फ एक व्यक्ति बचा, जिसका नाम है लुईस ग्लूक। क्या नाम हो गया? लुईस ग्लूक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो सी कह रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं दिया क्या आप लोग को कि अभी पिछले वाले में आ चुके हैं। तो क्या बचा? ए बच गया। तो ए क्या हो गया आपके? लिटरेचर के हो गए, बोले तो साहित्य के हो गए। क्या कोई दिक्कत? लुईस किसके हो गए? साहित्य के हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं।
इनको किस लिए मिला साहित्य में? क्योंकि बेमिसाल काव्यात्मक जो है उनके आवाज के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका की यूएसए के रहने वाले हैं, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं ग्लू लगा के बुक चिपकाओ। अगले पे आते हैं। भैया हमने फिजिक्स देख लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया, लिटरेचर देख लिया, अब आ जाओ केमिस्ट्री के बारे में। भैया ये बताओ केमिस्ट्री का पुरस्कार किसे मिला है? बताओ केमिस्ट्री का पुरस्कार किसे मिला है? हैं बताओ भाई, केमिस्ट्री का पुरस्कार किसे मिला? आराम सा है, सिंपल सी बात है, किसे मिला? दोनों व्यक्तियों को मिला है ना। तो एक आपके डायन हो गई और एक हो गया साल्लिए। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको डायन ने पकड़ लिया, डायन ने साल लिया, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। तो एक साल्लिए एक डायना, ऑप्शन नंबर दोनों भाई याद रखना, डायना एंड साल्लिए, है ना। जो भी नाम होगा इनका, डेडना डायना जो भी कह पाओ, तो वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल सही आंसर हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं। तो भाई देखो याद रखना कि इनको क्यों मिला, क्योंकि इन्हें जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करी थी। और ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये रहने वाले लोग हैं फ्रांस के, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं? फ्रांस के रहने वाले। और ये दूसरे व्यक्ति जो है, जो आपका डाइन वगैरह है, ये कहाँ के? अमेरिका के रहने वाली हैं, ठीक है। क्लियर भैया, पक्का है। डायन कह रहे हैं डायन ने साल लिया, तो भाई केमिस्ट्री का मामला यहाँ पे कहाँ पे आ गया है? अगर डायन ने साल लिया तो केमिस्ट्री का मामला कैसे आ गया? अच्छा ये कहना चाह रहे हो क्या कि उसने साल ओढ़ा तो केमिस्ट्री में रिएक्शन ऑक्शन की वजह से उसे गर्मी लगने लगी है? ऐसा नहीं ना कहना चाह रहे हो? तो नेक्स्ट पे आ जाते, जरा देखते हैं। केमिस्ट्री भी क्लियर हो गया। अगले पे आ जाता है, मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। बोले तो भैया मेडिसिन वाला मामला किसके साथ है, जरा जल्दी से बता देना। हाँ मेडिसिन वाला मामला किसके साथ है? बहुत बढ़िया। मेडिसिन वाला मामला किसके साथ है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। जरा समझते हैं मेडिसिन वाला मामला। तो सबके सभी तो है भाई। कौन कौन से? अल्टर राइस हार्टन, है ना। ये मत याद रखना, चार्ल्स हो गया, माइकल हो गया, ये सब तो सभी के नाम में लग जाते हैं। चार्ल्स तो भाई 1 करोड़ लोगों के नाम में चार्ल्स ही लगे हुए, माइकल भी सबके नाम पे लगे हुए, माइकल शुमाकर हो गया, है ना। और भी कई सारे लोग हैं, तो ये मत याद रखना। ऐसा याद रखो जो ना लगा रहता हो। तो अल्टराइस हार्टन, है ना, अल्टराइस हार्टन, ये क्या हो गए? केमिस्ट्री आपके मेडिसिन वाले हो गए। अल्टराइस हॉक्टन, ये क्या हो गए? मेडिसिन वाले हो गए, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा भैया इनको मिल गया, इसी वजह से मिला क्योंकि हेपेटाइटिस वाला मामला था। अल्टराइस हार्टन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अल्टराइस हार्टन बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगले पे आते हैं। ये बताओ भाई, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार तो चलो दे दिया गया, हमने कहा भाई चलो बात ये भी सही है, लेकिन ये रहने वाले किस देश के थे? जरा जल्दी से बताओ। देखो लाइक का बटन दब रहा है क्या सभी से? तो जरा एक बार दबा के देखो, अगर दब जाए तो ठीक है भाई। अगर भाई देखो हाथों में मेहंदी वगैरह लगी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। अगर नहीं दब रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दबा के कम से कम देख लो कि दबता है कि नहीं दबता वहां पे। तो आपसे क्या पूछा गया कि अल्फ्रेड नोबेल कौन से देश के रहने वाले थे? एकदम आसान से क्वेश्चन, याद रखिएगा, स्वीडन के रहने वाले थे। कहां के? स्वीडन। बोले तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आ जाते भैया। नोबेल पुरस्कार दिया तो जाता हर साल है, लेकिन कुल मिला के कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कौन बच्चा बता पाएगा? हाँ एकदम आसान सा क्वेश्चन है। दब गया? चलो फिर तो ठीक है। नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखिएगा मात्र 6 क्षेत्रों में। हमने सब डिस्कस कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर वगैरह वगैरह सब डिस्कस कर लिया। तो कुल मिलाकर कितने फील्ड है? 6 फील्ड है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। और ये कौन कौन से 6 फील्ड है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या मेडिसिन वाला मामला याद हो गया सभी को? अभी रिवीजन करा देंगे, या फिर रिवीजन कर लेना आप लोग वीडियो से। फिर हो गए फिजिक्स, फिर हो गए केमिस्ट्री, फिर हो गए शांति वाले, फिर इकोनॉमिक्स हो गए, फिर लिटरेचर हो गए। सबका सब बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो लिटरेचर वाले मामले पता चल गए। इकोनॉमिक्स वाले मामले, इकोनॉमिक्स में मतलब धन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शांति वाला WFP सबको पता चल गया, केमिस्ट्री वाला सबको पता चल गया, भौतिक पता चल गया और चिकित्सा पता चल गया। तो ये 6 आपके 6 जो है वो कुल मिला के फील्ड होते हैं। याद कर लेना, रट लेना भैया इनको कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की खोज करी थी भाई? ये जरा बता दो। इनके नाम पे ही नोबेल दिया जा रहा, तो अब जल्दी से बताओ किस चीज की खोज करी थी? हाँ बिल्कुल, बहुत सही भाई, बहुत से बेटा है, मजा आ रहा है। तो अल्फ्रेड नोबेल किस चीज की खोज करी थी? आसान से क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज करी थी। इसी वजह से क्या होता है, इनको याद किया जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से क्या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था कि पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है सन 1901 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन ये बात है 10 दिसंबर सन 1901 ईस्वी की, जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या जनता इस क्वेश्चन को गलत कर पाएगी? अरे हाँ या ना? नहीं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि इकोनॉमिक्स में पहली बार कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो चलो भाई सन 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है 10 दिसंबर से, लेकिन इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बार कब दिया गया था?
हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो 1901 में हुआ क्या कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई और नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में दिया गया था कुल मिला के 67 सालों के बाद, यानी सन 1968 ईस्वी में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अरे पक्का है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर जी अगर मान लीजिए आपने लिखा अब इससे बाहर कुछ नहीं, जो आने वाले हैं आगे, कह रहा सर जी अगर इससे बाहर आ गए तो। बिल्कुल सही बात किया भाई बालक ने, बहुत अच्छा बात किया है। क्लैपिंग होगी अभी आपके लिए, बिल्कुल आराम से क्लैपिंग होगी, डोंट वरी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझते हैं क्या कहता है। अच्छा पॉइंट है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। आते हैं क्वेश्चन, समझते हैं क्या कहता है भाई, ध्यान से समझते हैं क्या कहता है भाई। भौतिक और केमिस्ट्री वाला यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार कर लेना, ये कौन सा इंस्टीट्यूट दिया है इस बार, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो क्या कहता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला, देखो ध्यान से समझना। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार तो किसने दिया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। साइंसेज की बात हो रही है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किसने दिया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पुरस्कार इन्होंने दिया था। अच्छा ये बताओ मेडिसिन वाला किसने दिया है, फिजिक्स वाला तो साइंसेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। मेडिसिन की बात करेगा तो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, बोले तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे क्या सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, करोलिंस्का हो जाएगा। तो भाई दोनों बात समझना। ये बताओ रॉयल एकेडमी स्वीडिश ऑफ साइंसेज ये कौन सा अवार्ड देते हैं, कौन से वाले चीज में दिए हैं, तो याद रखेगा ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे दिए थे। क्लियर है गाइज, अच्छा ठीक है। करोलिंस्का पूछा जाएगा तो ये किस में दिए हैं, ये मेडिसिन में दिए हैं। कोई परेशानी भैया लोग को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जरा देखते हैं साहित्य वाला कहां पे मिला है, बताओ भाई साहित्य वाला कहां मिला है। हाँ बहुत आसान था। तो बचा कौन, एक ही व्यक्ति बचा, स्वीडिश एकेडमी वाले बच्चे, और यही क्या हो गया, साहित्य वाला हो गया, यानी लिटरेचर का हो गया। मतलब एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले क्या हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपका साइंस वगैरह आ गए तो यही लोग हो गए। फिर हमने पूछा जरा ये बताओ तो भैया मेडिसिन वाले क्या हो गए, तो आपने कहा सर जी करोलिंस्का हो गया, कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा जरा ये बताओ तो भैया लिटरेचर वाले कौन हो गए, तो आपने कहा सर जी स्वीडिश एकेडमी हो गया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जरा देखते हैं शांति वाला कौन दिया भैया, जरा जल्दी से बताओ। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान, नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान किया है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा। तो शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है सबको पता होना चाहिए, तो नॉर्वे की संसद के द्वारा चुने गए 5 लोगों के सदस्य होती है जो ये तय करते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा शांति कहाँ के लोगों ने रखी, कौन से व्यक्ति सबसे ज्यादा शांति रखा, अच्छे तरीके से अपना काम धाम किया और देश में उस देश के योगदान दिया हो, जो भी किया हो वगैरह वगैरह। तो शांति के लिए क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर। तो नॉर्वे की संसद थी, तो आपके यहाँ पे कुल मिला के 5 लोग के सदस्य थे, इन्होंने ये काम किया है। इकोनॉमिक्स वाला कौन देता है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये सब बहुत तगड़े क्वेश्चन है, जब पेपर में ये सब क्वेश्चन आएगा तो भाई याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स वाला कौन देता है, आपका यही स्वीडिश वाले देते हैं। तो ये फिजिक्स भी देते हैं, ये केमिस्ट्री भी देते हैं और ये इकोनॉमिक्स भी देते हैं। ठीक है, तीनों बात याद रखिएगा। कौन कौन देता है भाई, तो आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये फिजिक्स भी देते हैं, ये केमिस्ट्री भी देते हैं और ये आपका इकोनॉमिक्स भी देते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा WFP को तो शांति वाला पुरस्कार मिला ना, नोबेल वाला, जो कि 2020 वाला पुरस्कार है। इसका फुल फॉर्म क्या है, पेपर में जरूर पूछा सकता है ना। हाँ तो भैया इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है WFP, मतलब कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या नाम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। WFP को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, यहां पे FP कर लीजिएगा, ठीक है, FP कर लीजिएगा। तो भैया इसको जो है मिला, ये स्थापना कब हुई थी WFP की, यानी कि फूड प्रोग्राम वाले मामले की स्थापना कब हुई थी, बहुत शानदार सा क्वेश्चन। हाँ स्थापना के बारे में याद रखिएगा, तो सन 1961 ईस्वी में इनकी स्थापना हो गई थी। कब, 1961 में। अच्छा यार ये बताओ नोबेल पुरस्कार शुरू कब से हुआ था, कौन बच्चा बता पाएगा। अगर नोबेल पुरस्कार शुरू कब से हुआ था, 1901 ईस्वी में हुआ था, है ना। अच्छा ये बताओ इकोनॉमिक्स वाला मामला कब से दिया जा रहा है, तो 67 साल बाद के बाद दिया जाए, यानी 1968 में दिया जा रहा है। क्या दोनों बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत तगड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते, देखते हैं क्या कहता है। WFP को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया तो गया, लेकिन मुख्यालय कहाँ है इनका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान था। तो WFP का जो मुख्यालय वो याद रखिएगा रोम में है, यानी इटली में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो WFP के बारे में हर तरीके के FP आपने कर ली कि नहीं कर ली, कंप्लीट है। चाहे फुल फॉर्म पूछा जाए, आपसे पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे, पूछा जाए भैया कब ये स्टार्ट हुए थे, हर तरीके के आपने इसमें कंप्लीट जानकारियां प्राप्त कर ली, कोई दिक्कत अब कोई परेशानी नहीं आने वाली। लो एक और क्वेश्चन भैया, कहेंगे सर जी क्या बताएं WFP वाले परेशानी का, इससे किसी व्यक्ति को दे दिए होते तो हमें वो भी ना याद करना पड़ता। क्या हो गया भैया यहाँ पे,
इसके अध्यक्ष का क्या नाम है डब्ल्यूएफपी के? सबको पता होना चाहिए डब्ल्यूएफपी के अध्यक्ष कौन है? डेविड बेसले। किसके? डेविड बेसले। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसले साहब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, डेविड बेसले। जरा एक बार ध्यान से पढ़ो, गलती ना करो। क्या डब्ल्यूएफपी के अध्यक्ष कौन है? डेविड बेसले साहब। कौन है भैया? बेसले साहब। जरा मन में एक बार रिवीजन मारो, गलती ना हो एकदम। कह रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हे भगवान, चलो आते हैं। ये किसकी पेरेंट कंपनी है भाई? नोबेल पुरस्कार मिला तो तगड़ी कंपनी होगी कि नहीं होगी? तो यूएन की पेरेंट कंपनी, जो डब्ल्यूएफपी की जो पेरेंट कंपनी है, कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी? तो यूएन है ना? तो यूएन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे पक्का है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो हुआ क्या, नोबेल पुरस्कार तो आपको पता पूरे वर्ल्ड में 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है, लेकिन भारत में वाले जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बहुत उठता है। और जो भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे वो भी क्वेश्चन इस बार से पढ़ते हैं, क्या कहता है जरा समझते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता जिनके पास थी, जो सबसे पहले थे वो कौन थे? साहित्य में पूछे जाएगा तो भैया टैगोर साहब का नाम हमेशा याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब साहित्य के हो गए। अरे कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? फिजिक्स में पूछा जाएगा तो सीवी रमन साहब सन 1930 ईस्वी में हो गए, फिजिक्स में मिला था। और यही फिजिक्स वाला क्वेश्चन तो आइसोलेटेड में पूछा गया था। अरे हाँ या ना? शांति का पूछा जाएगा, सबसे पहले मदर टेरेसा साहब को मिला था सन 1979 में, मदर टेरेसा को शांति का मिला था। और उसके बाद सत्यार्थी साहब को मिला था सन, आपको पता 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था नोबेल पुरस्कार शांति का। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा तो एक ही नाम जिंदगी भर हमेशा याद ही रखना है, कौन सा? अमर्त्य सेन। और आज ही अमर्त्य सेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो सन 1998 में मिला। इसका मतलब ये वीडियो है तो इंपॉर्टेंट है ना, सारे क्वेश्चन हमने कवर किए, कुछ भी आपके पास बचे नहीं है। अरे क्लियर है भैया? एक बार जरा देखो और स्क्रीनशॉट इसकी आप ले लेना टेलीग्राम ग्रुप पे। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। अब जो लोग भारतीय मूल के थे, है ना, इनके पास तो नागरिकता थी भारतीय। अब जो लोग भारतीय मूल के थे उसमें कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करेंगे मेडिसिन के मामले में तो हरगोविंद खुराना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर। क्या बात सभी को समझ में आ रहा? वीएस नायपाल हो गए लिटरेचर के मामले में, वेंकटन रामकृष्णन हो गए आपका केमिस्ट्री के मामले में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गया आपका फिजिक्स के मामले में, अभिजीत बनर्जी हो गए आपके इकोनॉमिक्स के मामले में। जरा एक बार देखो सबके सब और बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अरे आया कि नहीं आया समझ में? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं, सब समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अरे ये कह रहे हैं बनर्जी हैं तो इनको बनर्जी कर दो, क्या करना भाई, है ना, डबल आई लगा दो। क्लियर? कोई परेशानी कोई दिक्कत? बोलो भैया। ठीक है, ये बताओ 2019 वाले भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। तो देखो हमने इसमें दे रखा है, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो आप याद कर लीजिएगा 2019 में। जैसे 2019 में फिजिक्स में किसको किसको मिला था, केमिस्ट्री में किसको किसको मिला था, इकोनॉमिक्स में किसको किसको मिला था, मेडिसिन में किसको मिला था, हमने सब दे दिया भाई ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये बात याद रखना। साहित्य में लिटरेचर में किसको किसको मिला था, शांति में कब मिला था 2019 वाला? इथियोपिया के प्रधानमंत्री साहब थे, उनको मिला था। ठीक।